कर रहे हो एकदम धुआंधार और एकदम झकास कर रहे हो, तो इसी पढ़ाई में और मसाला और तड़का और नॉलेज ऐड करने के लिए आज की क्लास शुरू करेंगे। बहुत ही बेहतरीन होने वाली आज की क्लास और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले। पिछली क्लास में जो कसर रह गई थी वो आज कंप्लीट होने वाली है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि मैंने आपको बताया था, गैमेटोजेनेसिस और उसका हार्मोनल कंट्रोल, और दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका हार्मोनल कंट्रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए इस टॉपिक से, तो आज इसी टॉपिक का एकदम खतरनाक धुआंधार विश्लेषण किया जाएगा, इसकी एनालिसिस की जाएगी, इसको डिस्कस किया जाएगा, एक एक बात आपको समझाऊंगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर करूंगा, 0 से एकदम टॉप तक, 0 से शिखर तक। शुरू करते हैं आज के इस क्लास को, और इस क्लास में आज पढ़ने वाले हैं हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल विस्तार पूर्वक। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करेंगे, लेकिन जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था गैमेटोजेनेसिस के बारे में, गैमीट फॉर्मेशन के बारे में, मेल्स और फीमेल्स में कैसे गैमीट्स बनते हैं, क्या डिफरेंस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में। बहुत सारी चीजें कॉमन भी है, दोनों में गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है, दोनों में गैमीट फॉर्मेशन चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, गैमीट का फॉर्मेशन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में होता है, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल का टेस्टिस होता है, फीमेल में ओवरी होती है, मेल की टेस्टिस और फीमेल की ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। बट फर्क ये होता है कि फीमेल में गैमेटोजेनेसिस की शुरुआत बर्थ से पहले ही हो जाती है, लेकिन जैसे कि हम इस बात से बिल्कुल वाकिफ हैं कि फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ एक निश्चित समय तक होती है, फीमेल में रिप्रोडक्टिव लाइफ 50 साल की उम्र तक आते आते 50 to 55 ईयर्स में एंड हो जाती है। तो गैमेटोजेनेसिस शुरू बर्थ से पहले ही हो जाती है और एक टाइम के बाद एंड हो जाती है, जिस टाइम को हम कह रहे हैं, जिस टाइम को हम मेनोपॉज कहते हैं फीमेल के लिए, मेडिकल टर्म, साइंटिफिक टर्म। वही मेल्स के लिए अगर हम देखते हैं तो गैमेटोजेनेसिस प्यूबर्टी आने के बाद शुरू होती है, और इवन बूढ़े लोगों में, ओल्ड मैन में भी गैमीट का फॉर्मेशन होता रहता है। मेल्स की बॉडी में स्पर्म प्रोडक्शन पूरी जिंदगी होता रहता है। फीमेल्स में जो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है ओवरी में कंप्लीट होता है, उसमें हमने पढ़ा था किस तरीके से oocyte और फॉलिकल्स डिफरेंट होते हैं। वहां हमने पढ़ा था प्राइमरी फॉलिकल्स सिंगल लेयर होती है सेल्स की, जो कि एग के चारों तरफ, oocyte के चारों तरफ उसे घेरती है, सिंगल लेयर प्राइमरी oocyte बनाती है। फिर जब प्यूबर्टी आती है तो यही फॉलिकल्स डेवलप होने शुरू होते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल और टर्शियरी फॉलिकल में एक स्टेज आती है जहां पे ग्राफियन फॉलिकल बनता है, जहां पे हमने पढ़ा था अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। फीमेल्स के केस में ग्राफियन फॉलिकल जिसे मैच्योर फॉलिकल कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल जिसे मैच्योर फॉलिकल कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल जिसे मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल कहते हैं, ये मैच्योर फॉलिकल है। ये वो स्टेज है जब ओवरी के अंदर यही रेडी है ओव्यूलेट करने के लिए। ओव्यूलेशन इसी स्टेज में होता है, इसी को कहते हैं मैच्योर फॉलिकल। आप समझोगे, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। मैंने बताया था थीका लेयर वेल ऑर्गेनाइज हो जाती है टर्शियरी फॉलिकल में, तो यहां पे आप देखोगे इस टर्शियरी फॉलिकल में जब ये थीका लेयर वेल ऑर्गेनाइज हो गई है, आउटर मोस्ट आप देखोगे ये होती है थीका लेयर। ये जो येलो कलर से मैं बना रहा हूं, इसे आप थीका कहते हो, थीका कहते हो। ये है थीका लेयर, ये है थीका लेयर, इसे कहते हैं थीका एक्सटर्ना एंड इंटरना। दो लेयर्स होती हैं, एक होती है थीका एक्सटर्ना और एक होती है थीका इंटरना। उसके बाद यहां देखें, यहां ओवम, यहां जो है अंदर की तरफ, यहां पे ये है हमारा, ये है, इसके अंदर होता है सेकेंडरी oocyte, यहां होता है ये सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte ने अपने चारों तरफ एक लेयर सीक्रेट कर रखी है। सेकेंडरी oocyte ने अपने चारों तरफ एक लेयर सीक्रेट कर रखी है जिसे कहते हैं ज़ोना पेल्यूसिडा। अब देखोगे यहां पे आपको दो चीजें समझनी है, यहां पे आपको दो बातें समझनी है, याद रखनी है। ये जो oocyte है, मियोसिस अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर चुका है, सेकंड मियोटिक डिवीजन शुरू कर चुका है, लेकिन अभी ये मियोटिक डिवीजन का जो सेकंड फेज है जिसे कहते हैं मेटाफेज सेकंड, ये उसी में अरेस्टेड होता है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स में क्या क्या चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको जाननी चाहिए, आपको याद रखनी चाहिए, उसमें से बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्या है ये हम समझेंगे, बिना इसके हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इन चीजों को आप अपने दिमाग में जरूर बैठा लेंगे, अपने दिलो दिमाग में जरूर बैठा लेंगे। ये स्माइली नहीं है, ये स्माइली नहीं है, ये है एंट्रम। ये कौन है? ये है फॉलिक्यूलर, ये है फॉलिक्यूलर एंट्रम। कौन है ये है एंट्रम, इसे कहते हैं फॉलिकुलर एंट्रम। इसके अंदर भरा हुआ फ्लूइड, इसके अंदर भरा हुआ है फ्लूइड। तो ये स्ट्रक्चर जो हम देख पा रहे हैं, यहाँ जो आप देख पा रहे हो स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है ग्राफियन फॉलिकल का है। किसका स्ट्रक्चर है बेटा? ये है ग्राफियन फॉलिकल, ये है मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल का एकदम डिटेल्ड स्ट्रक्चर, ताकि आपको ये पता रहे कि कौन सी स्टेज है जिसे हम कहते हैं मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल। आखिर कौन सी स्टेज है जब फॉलिकल को हम मैच्योर कहते हैं, जो रेडी होता है ओव्यूलेशन के लिए, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है, आगे भी हम पढ़ेंगे। अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल, वहां पे भी ये यूजफुल साबित होगा आपके लिए। तो ये जो स्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं इसे कहते हैं मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल। लेवलिंग करेंगे अब हम इसको लेवल किया जाएगा, इसको हम लेवल करेंगे। सबसे बाहर की लेयर है थीका लेयर, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। फिर होती है, इसको कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो नीले रंग की कवरिंग हमने अभी बनाई थी, ये जो नीलिमा बनाई थी हमने, ये जो नीलिमा बनाई है हमने, ये इसके बाद ये है ग्रैन्युलोसा सेल जिसे फॉलिक्यूलर सेल्स कहते हैं, इसे कहते हैं फॉलिक्यूलर एंट्रम जो फिल्ड है फ्लूइड से, इसे कहते हैं ज़ोना पेल्यूसिडा, इसे कहते हैं ज़ोना पेल्यूसिडा। नॉन सेलुलर लेयर, इसे कहते हैं सेकेंडरी oocyte, इसे कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या नाम है इसका? इसे कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। ये है फर्स्ट पोलर बॉडी जो कि नॉन डिवाइडिंग सेल कही जाती है। तो अब देखेंगे, लेवलिंग हम कर लेते हैं फटाफट से। इधर सबसे पहला नाम लिख रहे हैं थीका लेयर, जो कि वेल ऑर्गेनाइज हो चुकी है। थीका लेयर जो है वो वेल ऑर्गेनाइज हो जाती है। थीका लेयर कहते हैं, जो दो पार्ट में डिवाइडेड रहती है, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। दूसरी है बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या नाम है इसका? इसे कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि नॉन सेलुलर लेयर होती है और जिसके ऊपर लोकेटेड होती है फॉलिक्यूलर सेल्स, जिन्हें हम कहते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स या फॉलिक्यूलर सेल्स। क्या कहते हैं? ग्रैन्युलोसा सेल्स या फॉलिक्यूलर सेल्स कहते हैं। ये है फॉलिक्यूलर एंट्रम जो फिल्ड होता है फ्लूइड से, इसे कहते हैं फॉलिक्यूलर एंट्रम। एंट्रम फिल्ड विद फ्लूइड, फिल्ड विद फॉलिक्यूलर फ्लूइड, फॉलिक्यूलर फ्लूइड से भरा होता है फॉलिक्यूलर एंट्रम। और ये जो आप देख पा रहे हो, ये लेयर जो है, ये है सेकेंडरी oocyte की। किसे कहते हैं? सेकेंडरी oocyte है, ये एग है ये। और फिर आता है ज़ोना पेल्यूसिडा जो नॉन सेलुलर लेयर है, ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है, जिसे एग ने खुद अपने बाहर सीक्रेट किया है, इसे कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन लेयर। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन लेयर। और ये है फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी।
तो एक मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल में ये सारे स्ट्रक्चर्स, ये सारे जो पार्ट्स आप देख रहे हो, ये मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल के हैं। यही वो स्टेज है जिसमें ओव्यूलेशन होता है, जब एलएच सर्ज होता है तो फीमेल की रिप्रोडक्टिव साइकिल, जिसे मंथली साइकिल कहते हैं, जिसे हम कह रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस साइक्लिक इवेंट के बिल्कुल मिड पॉइंट पे, जैसे अगर हम नॉर्मल साइकिल को 28 दिन 28 डे की साइकिल कहते हैं, तो 14th डे पर ये फॉलिकल मैच्योर हो चुका है, ओव्यूलेशन के लिए रेडी है, और इसी वजह से ओव्यूलेशन कंप्लीट होती है। ये वो स्टेज है जिसमें ओव्यूलेशन होती है। सिंपल सी बात है, डायग्राम में आपको याद होगा। डायग्राम में अगर आपको याद हो तो आप ज्यादा पीछे नहीं, बस थोड़ा सा पीछे जाकर के अगर देखेंगे तो पिछली क्लास के ही डायग्राम में आपको ये मिल जाएगा। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से फॉलिकल्स डेवलप होते जाते हैं, किस तरीके से प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल बनाता है, किस तरीके से प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी ओवेरियन फॉलिकल बनाता है, फिर टर्शियरी फॉलिकल बनता है, फिर बनता है टर्शियरी फॉलिकल, और उसके बाद आता है ग्राफियन फॉलिकल। कौन सा फॉलिकल? इसे कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। यही वो फॉलिकल है जिसे मैच्योर फॉलिकल कहा जाता है, और यही वो स्टेज है जिसमें एग को ओव्यूलेट किया जाता है, ओव्यूलेशन के लिए रेडी हो जाता है जब फॉलिकल, तो इसी को कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ओव्यूलेशन इसी स्टेज में होता है, उसके बाद यही ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बनता है कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बनता है? कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। तो आज हम अब इसी कहानी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं कि किस तरीके से फीमेल की जो साइकिल आपको दिखाई दे रही है, जो इवेंट दिख रही है, पूरा साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब रिपीटेड प्रोसेस है। ये प्रोसेस हर मंथ में रिपीट होता है, फीमेल की रिप्रोडक्टिव साइकिल कहते हैं इसे। तो अब हम बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, फीमेल रिप्रोडक्शन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट जिसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो स्ट्रक्चर अभी हमने पढ़ा था वो पढ़ा था मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, जिसे मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल कहते हैं। अब बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली चीज, ये दो टर्म से मिलकर बनी है, मेंस्ट्रुअल, जहां मेंस्ट्रुएशन इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब फीमेल की रिप्रोडक्टिव इवेंट चल रही है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नॉट अ प्रॉब्लम। ज्यादातर लड़कियां ये समझती हैं, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल के लिए एक प्रॉब्लम है। मैं आपसे बता दूं, ये जानकारों का, विश्लेषकों का मानना है कि जिस फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल चल रही है, रेगुलर चल रही है, उस फीमेल को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही है टाइम पे, अगर इरेगुलर हो रही है, अगर प्रॉपर्ली नहीं हो रही है, इसका मतलब प्रॉब्लम है। Menstrual cycle is not the problem. If menstrual cycle is not taking place in a normal female body एक particular age के बाद, then it is the problem. It indicates कि फीमेल की बॉडी में किसी ना किसी टाइप का कुछ ना कुछ चल रहा है। कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर भी हो सकता है, कुछ और रीजन भी हो सकते हैं, कुछ स्ट्रेस भी हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। मतलब मेंस्ट्रुएशन अगर हो रही है तब फीमेल की बॉडी नॉर्मल साइकिल शो कर रही है, एक रेगुलर रिपीटेड इवेंट है ये। फीमेल जब सेक्सुअली रेडी होने लगती है, सेक्सुअल स्टेज की शुरुआत होने लगती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है, जो उसकी रिप्रोडक्टिव इवेंट का इंडिकेटर है। जैसे कि हम बात करते हैं मेल्स में प्यूबर्टी जब आती है, जिस एज में, तो वहां स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो जाती है। मेल्स के केस में जेनिटल्स डेवलप होने लगते हैं, मेल्स के केस में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होने लगते हैं। उसी तरह फीमेल्स में प्यूबर्टी आने के बाद जो इवेंट्स शुरू होती है प्यूबर्टी के दौरान, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट होती है। क्या है ये? एक साइक्लिक इवेंट है जो रिप्रोडक्टिव साइकिल का इंडिकेटर है। मतलब अगर हम इसे कहें मेंस्ट्रुअल साइकिल, या इसे कहें रिप्रोडक्शन साइकिल विच इज रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, ऐसी इवेंट है जिसे कहते हैं साइक्लिक इवेंट। क्या कहते हैं? साइक्लिक इवेंट कहते हैं। साइक्लिक इवेंट एक ऐसी साइकिल जो रिपीट हो रही है। साइक्लिक का मतलब कोई भी ऐसा प्रोसेस, आप याद करो, सेल साइकिल, जैसे आपने पढ़ा होगा सेल साइकिल। सेल साइकिल मतलब सेल डिवाइड करती है और फिर वापस अपने आप को रेडी करती है डिवीजन के लिए, फिर डिवाइड करती है, फिर रेडी करती है इंटरफेज में अपने आप को, फिर डिवाइड करती है, और ये साइकिल चलती रहती है। तो साइक्लिक इवेंट का मतलब कोई भी ऐसा प्रोसेस जो रिपीटेड हो रहा है, रिपीटेडली हो रहा है। उसी तरह फीमेल्स के केस में भी, ह्यूमन फीमेल्स में भी, प्राइमेट्स में ऐसे हम बात कर सकते हैं। इन केस ऑफ प्राइमेट फीमेल्स, किसकी बात हो रही है? इन केस ऑफ ऑल द, इन केस ऑफ प्राइमेट फीमेल्स, इन केस ऑफ प्राइमेट मैमल्स या प्राइमेट फीमेल्स, जो प्राइमेट फीमेल्स होती हैं, द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, जैसे ही प्यूबर्टी आती है, सेक्सुअल इवेंट जब शुरू होती है, तो इन केस ऑफ प्राइमेट फीमेल्स लाइक ह्यूमंस की बात कर लें, और करीबी रिश्तेदार एप्स की बात कर लें, और मंकीज की बात कर लें, किसकी बात कर लें? एंड मंकीज की बात कर लें, ह्यूमंस, एप्स एंड मंकीज। तो ह्यूमंस में, मंकी में, बंदरों में, और एप्स में, गोरिल्ला, चिंपैंजी में, जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वो रेडी होने लगते हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटी आने लगती है, दे शो स्पेसिफिक इवेंट्स, जो रिप्रोडक्टिव साइकिल जिसे कहते हैं। इन केस ऑफ प्राइमेट फीमेल्स ऑन सेट ऑफ देयर, जैसे ही उनकी प्यूबर्टी आती है, या यूं कहें इन केस ऑफ प्राइमेट फीमेल्स द स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव इवेंट टेक्स प्लेस रिपीटेडली और इन साइक्लिक मैनर। तो साइक्लिक मैनर का मतलब हुआ रिपीटेड इवेंट। कोई भी ऐसी इवेंट है जो रिपीटेड हो रही है, कोई ऐसी इवेंट है जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट होती है, साइक्लिक मैनर में होती है, उसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट, उसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसका इंडिकेटर है मेंस्ट्रुएशन। इसलिए स्पेशल नाम दिया गया है। एक स्पेशल इवेंट होती है जिसे कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। जो नॉन प्राइमेट फीमेल्स होते हैं उनमें ये नहीं होता, उनमें रिप्रोडक्टिव साइकिल को हम ईस्ट्रस साइकिल कहते हैं। इन नॉन प्राइमेट मैमल्स दिस रिप्रोडक्टिव साइकिल इज कॉल्ड ओइस्ट्रस साइकिल। अगर हम इसी चीज को दूसरे मैमल्स में कंसीडर करें, जो नॉन प्राइमेट मैमल्स होते हैं, अगर आप इनके बारे में देखेंगे, इन केस ऑफ नॉन प्राइमेट्स, इन नॉन प्राइमेट मैमल्स, जैसे कि हम काऊ की बात करें, बफेलो की बात करें, नॉन प्राइमेट मैमल्स, दिस रिप्रोडक्टिव इवेंट, जो ये रिप्रोडक्टिव इवेंट होती है, दिस रिप्रोडक्टिव इवेंट इज कॉल्ड ओइस्ट्रस साइकिल। क्या कहते हैं इसको? ओइस्ट्रस साइकिल कहते हैं। इन विच देयर इज नो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है, ब्लीडिंग नहीं होती है, दे डोंट ब्लीड। तो देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन और देयर इज नो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, उसे ओइस्ट्रस साइकिल कहा जाता है। वो भी रिप्रोडक्टिव इवेंट है, वहां पे भी वो रिप्रोडक्शन की इवेंट को इंडिकेट करती है, लेकिन फर्क इतना है कि वहां ब्लीडिंग नहीं हो रही, इसलिए उसे हम मेंस्ट्रुएशन नहीं कहते, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं कहते। ह्यूमंस के केस में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, फीमेल्स ब्लड लॉस करती है, फीमेल की एंडोमेट्रियम रप्चर करती है, फीमेल की यूट्रस की वॉल रप्चर होती है और वहां से ब्लीडिंग होती है, और ये हर साइकिल में रिपीट होती है, हर साइकिल के दौरान रिपीट होती है। और ये इस बात का इंडिकेटर होती है कि पिछले साइकिल में जो एग रिलीज हुआ था उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ।
तो लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन सबसे मेन कॉज जो होता है, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, तो मेनली जो मेंस्ट्रुएशन होने के पीछे लॉजिक है, कंसेप्ट है, वो कहता है कि देयर इज लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन। फीमेल ने जो एग रिलीज किया था, ओव्यूलेशन किया था, उस एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, और जब एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो ब्लीड करने लगती है, वो मेंस्ट्रुएशन करती है। उसके बारे में बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी बातें हैं, डिस्कस करेंगे अभी एक एक करके। लेकिन पहले हम समझ रहे हैं कि इन केस ऑफ प्राइमेट फीमेल्स, जो ह्यूमन के केस में, एप्स के केस में, मंकी के केस में स्पेसिफिक इवेंट होती है, जो स्पेसिफिक इवेंट है, साइक्लिक मैनर में हो रही है, जिसे रिप्रोडक्टिव इवेंट कहते हैं, उसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ह्यूमन के केस में प्यूबर्टी आने के बाद मतलब 11 से 13 साल की उम्र में फीमेल्स में ये प्रोसेस शुरू हो जाता है और कंटिन्यू होता है 55 साल तक, मतलब मेनार्क से लेकर मेनोपॉज तक। ध्यान से सुनेंगे, फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है इन ह्यूमन फीमेल्स, मनुष्यों में, ह्यूमंस के केस में अगर हम बात करें, इन ह्यूमन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव लाइफ, in case of human females the reproductive life मतलब फीमेल्स की एक रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है, फिक्स उसका टाइम ड्यूरेशन, एक टाइम पीरियड होता है। तो इन ह्यूमन फीमेल द रिप्रोडक्टिव लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम मेनार्क। कहां से शुरू होती है? मेनार्क से शुरू होती है। उसे कहते हैं फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। मेनार्क का मतलब होता है बच्चों, मेनार्क का मतलब होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होती है फीमेल में जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होती है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, जो फीमेल की पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसे कहते हैं मेनार्क। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मेनार्क। क्या कहते हैं बेटा जी? उसे कहते हैं मेनार्क, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। तो फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ जो होती है स्टार्ट्स फ्रॉम मेनार्क एंड एंड्स विद मेनोपॉज। क्या कहते हैं? मेनोपॉज। जब रिप्रोडक्टिव इवेंट्स स्टॉप हो जाती हैं, जब फीमेल की ओवरी में एक भी फॉलिकल नहीं रह जाता, फीमेल अब ओव्यूलेट नहीं कर सकती, उस समय फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ एंड हो जाती है, अप्रोक्सीमेटली अप टू द एज ऑफ 50 to 55 ईयर्स। ऑन एन एवरेज फीमेल की जो एज होती है वो 50 से 55 साल की उम्र आते आते फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ एंड हो जाती है। तो मेंस्ट्रुएशन फर्स्ट साइन है किसी फीमेल के लिए उसकी एज ऑफ प्यूबर्टी की, जहां पे वो रिप्रोडक्टिव इवेंट शुरू कर देती है, उसकी ओवरी के अंदर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स शुरू हो गई हैं, ये इस बात का इंडिकेटर होती है। लिखेंगे इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल्स menstruation starts onset of puberty। गैमीट का फॉर्मेशन बर्थ से पहले ही शुरू हो गया था फीमेल में, oogenesis बर्थ से पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन मैंने बताया था आपको जन्म से पहले ये डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हो जाती है, उसके आगे ग्रो नहीं करती, स्टॉप हो जाती है उसकी ग्रोथ। अब ये ग्रोथ शुरू होती है बर्थ के बाद प्यूबर्टी आने पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ। तो ह्यूमन फीमेल द मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, मेंस्ट्रुएशन की जो स्टार्ट होती है, मेनार्क की हम बात करते हैं, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी के बाद होती है, और टोटल नंबर ऑफ डेज नॉर्मली इट टेक्स 28 डेज, 28 to 29 डेज। ह्यूमंस के केस में ये द नंबर ऑफ डेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल इन human females this cycle lasts for approx 28/29 days। या तो 28 या 29 दिनों की ये साइकिल होती है, 28 से 29 दिन तक चलती है ये साइकिल, जिस साइकिल में मेन इवेंट जिसकी वजह से हम इसे देख पा रहे हैं कि साइकिल शुरू हो चुकी है, दैट इज ब्लीडिंग। फीमेल्स बाकी किसी और एक्टिविटी से ये प्रेडिक्ट नहीं कर पा रही कि उसकी बॉडी में क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है, उरी में क्या चल रहा है, लेकिन ये ऐसी इवेंट होती है जिसकी वजह से फीमेल को ये पता चलता रहता है कि फीमेल की बॉडी नॉर्मल फंक्शन कर रही है या नहीं, नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन हो रही है या नहीं, या नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है कि नहीं। क्योंकि आफ्टर एवरी 28-29 डेज के बाद ये साइकिल रिपीट होती है, फीमेल में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जो सीधा लिंक करती है उसकी रिप्रोडक्टिव इवेंट से। अभी हम बात करते हैं, तो आप याद रखेंगे इस साइकिल में, अगर आप टोटल ओवरऑल देखेंगे, इस साइकिल में आप देखेंगे, इसको हम डिटेल में समझने जा रहे हैं। दिस साइकिल मेनली एसोसिएटेड विद द रिप्रोडक्शन साइकिल। इसमें हमको दो चीजें ध्यान रखनी है। इस पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये पूरा प्रोसेस अंडर हार्मोनल कंट्रोल होता है। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय, याद रखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल का ओवरऑल कंट्रोल जो होता है, एक कंट्रोल होता है जो कि पिट्यूटरी हार्मोन्स करते हैं। कौन करता है? पिट्यूटरी हार्मोन, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स होते हैं। एक कंट्रोल तो पिट्यूटरी हार्मोन्स करते हैं, उनका नाम है LH एंड FSH। एक होता है FSH और दूसरा होता है LH, और दूसरा जो कंट्रोल होता है वो करते हैं ओवेरियन हार्मोन्स। कौन से हार्मोन्स? ओवेरियन हार्मोन्स करते हैं। और ओवेरियन हार्मोन्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ पे दो हार्मोन का नाम तो आप जानते ही होंगे, एक होता है प्रोजेस्टेरॉन, और दूसरा होता है जिसे कहते हैं एस्ट्रोजन। तो ओवेरियन हार्मोन्स में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन कंट्रोल करते हैं इस प्रोसेस को, और पिट्यूटरी हार्मोन में FSH एंड LH। ये चार तरह के हार्मोन जो हैं, पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन्स जो हैं, इन कैटेगरीज में आप याद रखेंगे। पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल का कंट्रोल इन्हीं के हाथ में है। पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस इन्हीं हार्मोन्स के थ्रू होता है, यही हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। कहानी कुछ कैसे शुरू होती है, इसके क्या इवेंट्स हैं, जरा ध्यान से सुनिए। मैंने कहा बेसिक बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से। तो सबसे पहली चीज ध्यान से सुने, जैसे मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मतलब जवान होने लगा है लड़का जवान होने लगा है, गबरू अब जवान होने लगा है। जब लड़के जवान होने लगते हैं तो उनकी बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, दाढ़ी और मूंछ की अपीयरेंस होने लगी है। मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ग्रो करने लगे हैं, टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनना शुरू हो चुका है। ये है मेल्स की प्यूबर्टी, लेकिन कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है वहां पे। फीमेल्स के केस में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, जब फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होने लगता है, ओवरी अपना फंक्शन शुरू कर देती है, तो फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो होती हैं वो एक साइक्लिक मैनर में होती हैं, एक साइकिल शो करती है जिसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में उसके दूसरे कैरेक्टर, जैसे स्किन के अंदर, जैसे आर्मपिट्स में या जेनिटल ऑर्गन्स के पास हेयर्स का डेवलपमेंट होना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होना, ओवरी का फंक्शन शुरू हो जाना, और ओवरी से रिलेटेड हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, ब्रेस्ट ग्लैंड डेवलप करने लगती है। तो ये सारे प्रोसेस फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से रिलेटेड है, लेकिन एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी इवेंट जो इंडिकेट करती है कि फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ शुरू हो चुकी है, वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। साइकिल क्यों कहा है? क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है, एक रिपीटेड इवेंट होती है। और मेंस्ट्रुअल क्यों कहा है? क्योंकि ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो प्राइमेट फीमेल्स में होता है, जहां फीमेल की रिप्रोडक्टिव साइकिल के दौरान फीमेल ब्लीड करती है, उसके एंडोमेट्रियम की वॉल रप्चर करती है और वहां से ब्लड लॉस होता है।
इसीलिए आप देखोगे ह्यूमन फीमेल्स में मेल्स के कंपेयर में कंपैरेटिवली कम आरबीसी होती है, कंपैरेटिवली कम अमाउंट में ब्लड होता है। हालांकि ये ब्लड लॉस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इस ब्लड के साथ फीमेल अपनी आरबीसी को लॉस करती है। टोटल अमाउंट ऑफ आरबीसी इन फीमेल्स इज लेस देन मेल्स। ये बात ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, समझने वाली है। अब आती है बात इस पूरे, मैंने कहा साइकिल को थोड़ा पोस्टमार्टम करेंगे, बेसिक से शुरू किया, पूरा डिटेल में चलेंगे, इस साइकिल को और थोड़ा समझते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप है साइकिल को आप देखोगे, पूरी साइकिल में सारा कुछ बताऊंगा, हार्मोनल कंट्रोल से लेकर कौन कौन सी इवेंट्स होती हैं आप समझे। मैं हेडिंग यहाँ लिख रहा हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या लिख रहा हूँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है और इस साइकिल में जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी इवेंट जो है वो ओवरी और ओवरी के अंदर होने वाले हार्मोन्स और पिट्यूटरी हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल होती है। मैंने कहा ये पूरी साइकिल ह्यूमंस के केस में 28 से लेकर के 29 दिन की हो सकती है। कुछ फीमेल्स में 28 दिन की होगी, कुछ में 30 दिन की या 29 दिन की होगी। इन जनरल 28 दिन कॉमन है। अब देखिए करें, ये जो साइक्लिक इवेंट है इसमें जो सबसे पहला अगर हम कहें ओवरऑल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इस पूरे ओवरऑल मेंस्ट्रुअल साइकिल के 28 दिन के जो बिल्कुल मिड ऑफ द साइकिल है, मिड ऑफ द साइकिल जिसे हम कहते हैं, यूजुअली अगर साइकिल 28 दिन की है तो इसका जो मिड ऑफ द साइकिल होता है वो होता है 14th डे। कौन सा दिन होता है? वो होता है 14th डे। कौन सा डे? 14th डे। और इसी दिन ओव्यूलेशन होता है, इसे कहते हैं डे ऑफ ओव्यूलेशन। क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं डे ऑफ ओव्यूलेशन। तो फीमेल्स में 14th डे द डे ऑफ ओव्यूलेशन, जो 28 दिन की साइकिल का मिड डे कहा जा रहा है, बिल्कुल बीचों बीच है। और इसी बेस पे आप देखोगे इस फीमेल की साइकिल को ओव्यूलेशन डे के बेसिस पे ही डिवाइड किया जा सकता है। हम इस साइकिल को डिवाइड कर सकते हैं कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में। जैसे हम इसे देखें, सबसे पहले ओव्यूलेशन से पहले की इवेंट है, इसे नाम दे सकते हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज। क्या कह सकते हैं? प्री ओव्यूलेटरी फेज कह सकते हैं। प्री ओव्यूलेटरी फेज जो स्टार्ट होती है पहले दिन से और 13वें दिन 13th डे तक कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि ओव्यूलेशन हो रहा है 14th डे, तो उसके पहले जितना भी है वो प्री ओव्यूलेटरी होगा। ओव्यूलेशन से पहले जितना कुछ भी है वो प्री ओव्यूलेटरी है, और ओव्यूलेशन के बाद जितना कुछ भी है उसे कहेंगे पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। क्या कहेंगे? पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज कहेंगे। क्या कहेंगे? फेज कहेंगे, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज कहेंगे। तो ये पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज कब से शुरू होगी? ये शुरू होगी 15वें दिन से, 15th डे से शुरू होगी और 28वें दिन तक चलेगी, 15th to 28th डे पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज ओव्यूलेशन के बाद की फेज है। पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल को हमने डिवाइड कर दिया ओव्यूलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कब ओव्यूलेशन हुआ है? 28 दिन की साइकिल के मिड में। 14th डे इज द डे ऑफ ओव्यूलेशन, तो उसके पहले प्री ओव्यूलेटरी, उसके बाद पोस्ट ओव्यूलेटरी। मैंने क्या कहा? मैंने कहा इस साइकिल की सबसे मोस्ट इंडिकेटिव इवेंट जो देखी जा सकती है, विजुअल इवेंट है, वो है मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन, क्योंकि ओवरी में क्या चल रहा है वो बाहर से हम देख नहीं सकते, इसलिए हम केवल ये प्रेडिक्ट करते हैं कि किसी फीमेल की बॉडी में अगर 1 तारीख को मेंस्ट्रुएशन हुई है तो अगली मेंस्ट्रुएशन कितने दिनों के बाद होगी? अगली मेंस्ट्रुएशन 28 दिन के बाद होगी। अगर फीमेल के इस ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जो ओव्यूलेशन के दौरान ओवम फर्टिलाइज हो जाता है अगर, तो साइकिल स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। क्यों रुकती है आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर फीमेल ने जो ओव्यूलेशन किया है, ओवम रिलीज हुआ है, वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो वो फीमेल्स के केस में साइकिल एंड हो जाती है 28वें दिन, और अगले दिन से फिर नई साइकिल, मतलब पहला दिन शुरू, ओव्यूलेशन फिर से, ये साइकिल फिर से ओवम बनाती है और ओव्यूलेशन करती है। तो मेंस्ट्रुएशन के साथ शुरू होने वाली ये कहानी प्री ओव्यूलेटरी फेज जो होती है, इसको आप डिवाइड कर सकते हो, प्री ओव्यूलेटरी फेज को डिवाइड कर सकते हो। फिर आप सब डिवाइड करो ये 13 दिन को, इन 13 दिनों को फिर 2 पार्ट में डिवाइड करो। पहले जो 5 दिन होते हैं, 3 to 5 डेज, जो फर्स्ट 3 to 5 डेज होते हैं, 3 to 5 डेज होते हैं, उन्हें कहते हैं फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। इसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। क्या कहते हैं इसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। और जो 6th से 13th डे होता है, 6th से 13th डे जो होता है, इसे कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। क्या कहते हैं? प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं, या इसी को कहते हैं फॉलिक्यूलर फेज। क्या कहते हैं? फॉलिक्यूलर फेज कहते हैं। फॉलिक्यूलर फेज मतलब पहले 3 से 5 दिन तक फीमेल में मेंस्ट्रुअल फेज आती है, और मेंस्ट्रुअल फेज का मतलब वो फेज जिसमें मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग टेक्स प्लेस। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अकर्स हर फीमेल में। हर फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ जब शुरू हो जाती है, मेनार्क फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, ये है फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, जब फीमेल में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम रप्चर करने लगती है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम में ब्लड सप्लाई जो आती है वो रप्चर हो जाती है, इस वजह से वो जो ब्लड वेसल्स होती हैं कट, वहां से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, ब्लड बाहर निकलता है। तो फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग जो होती है, जिस फेज में उसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, और ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग 3 से 5 दिन तक होती है। और एन एवरेज जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड जो होता है वो 30 से 50 ml होता है, अप्रोक्सीमेटली 30 to 50 ml ऑफ ब्लड लॉस टेक्स प्लेस। ब्लड लॉस जो होता है 30 से 50 ml का होता है, जो मेंस्ट्रुअल फेज में होता है, जहां फीमेल की एंडोमेट्रियम रप्चर करती है और ब्लीडिंग होती है। रप्चर ऑफ एंडोमेट्रियम, रप्चर ऑफ एंडोमेट्रियम, जो फीमेल की एंडोमेट्रियल लेयर होती है ना यूट्रस की, एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस वो रप्चर करती है, एंड ब्लड वेसल्स, इसी वजह से यहां ब्लीडिंग होती है। फीमेल की एंडोमेट्रियम में जो ब्लड सप्लाई है वो, और जो लेयर होती है सेल्स की, वो दोनों टूटती हैं और टूट करके उसकी दीवारें बिखर जाती हैं, वहां से ब्लीडिंग होती है हर फीमेल 3 से 5 दिन तक। याद रखेंगे, यूट्रस की वॉल रुक रुक करके, ऐसा नहीं कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो रहा, रुक रुक करके जैसे जैसे लेयर टूटती जाती है वैसे वैसे ब्लीडिंग होती जाती है। तो फीमेल्स के केस में ये ब्लड धीरे 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 3 से 5 दिन तक रिश्ता रहता है, यूट्रस से रप्चर होकर के वजाइना के थ्रू ये फ्लूइड बाहर आता रहता है। हर फीमेल के साथ ये होता है जब उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ चल रही होती है। अब आती है बात अगले फेज की। कह रहे हैं एक बार रप्चर होगी मेम्ब्रेन, टूट चुकी, जितना टूटना था, रो लिया जितना रोना था, निकाल लिया जितने आंसू निकालने थे, जितने खून के आंसू निकालने थे निकाल लिए, लेकिन अभी हार नहीं मानना है। जब तक ओवरी के अंदर ओवम है तब तक हार नहीं मानेगी ओवरी। याद रखेंगे, फीमेल में ओवरी तब तक हार नहीं मानती जब तक उसके अंदर ओवम होता है। जब ओवम ही खत्म हो गया फिर तो जीने से क्या ही फायदा। इसलिए ओवरी जब ओवम खत्म हो जाता है तो स्टॉप कर देती है रिप्रोडक्टिव साइकिल। मेनोपॉज का मतलब ओवम खत्म, मतलब जब तक ओवरी के अंदर ओवम रहेगा तब तक फीमेल की रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती रहेगी। जब तक ओवरी के अंदर ओवम रहेगा तब तक फीमेल की ओवेरियन साइकिल चलती रहेगी। कोई माइकल लाल उसे हरा नहीं सकता जब तक कि कोई भाई इन्फेक्शन हो जाए, वायरल इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, प्रेगनेंसी हो जाए, तब तो ये साइकिल रुक सकती है।
लेकिन अगर फीमेल की लाइफ नॉर्मल है, कोई प्रेगनेंसी नहीं, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कंटिन्यूअस चलती रहती है, तब तक चलती रहेगी जब तक एक भी ओवम लेफ्ट है ओवरी के अंदर। और जैसा कि हम जानते हैं ईच ओवरी विद 60 to 80,000 ओवेरियन फॉलिकल्स, प्यूबर्टी आने तक फीमेल की दोनों ओवरी में अलग अलग, इधर 60 से 80,000 और इधर 60 से 80,000, राइट और लेफ्ट ओवरी में 60,000 से 80,000 तक फॉलिकल्स होते हैं जिनके अंदर ओवम पाया जाता है। तो ओवरी क्या कहती है? कहती है कोई बात नहीं, 3 से 5 दिन तक पिछली हार का मतलब पिछले ओवम के फर्टिलाइज ना होने का रोना हमने 5 दिन तक रो लिया, 3 से 5 दिन तक खून के आंसू रोए हैं, लेकिन अब हम चुप नहीं बैठेंगे, फिर तैयारी करेंगे, हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, तब तक नहीं हारेंगे जब तक हम ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर लेते। तो फिर से ओवरी तैयार होती है, फिर से ओवरी अपनी वॉल को, अपने इंडोमेट्रियम की वॉल को, जो टूटी हुई लेयर थी, उसको रिपेयर करना शुरू करती है, फिर से तैयार करती है कि काश इस बार स्पर्म आ जाए और इस बार फर्टिलाइजेशन हो जाए। अगर इस बार फर्टिलाइजेशन हो जाए, एम्ब्रियो बन जाएगा, तो फिर हमें मेंस्ट्रुएशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ओवरी इधर फिर से तैयारी कर रही है, ओवरी के अंदर फिर से तैयारी शुरू हुई, नए फॉलिकल का डेवलपमेंट शुरू होता है, न्यू ओवेरियन फॉलिकल्स डेवलप। नाम देखें, नाम है फॉलिकुलर फेज, नाम है प्रोलिफरेटिव फेज। तो इस फेज में न्यू ओवेरियन फॉलिकल, जो पिछला था वो हार गए, अब नए फिर से तैयार हो रहे हैं, न्यू ओवेरियन फॉलिकल्स स्टार्ट टू डेवलप और इन्हें डेवलप कराता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच। तो अब जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, नाम से ही समझ में आता है, ये वो हार्मोन है जो ओवरी के अंदर के फॉलिकल्स को फिर से इनिशिएट करता है, उसके डेवलपमेंट को, नए फॉलिकल्स डेवलप होने शुरू होते हैं एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फॉलिकल। क्या बनता है? मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल बनता है, जिसे कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मैच्योर फॉलिकल, या इसी को कहा जाता है ग्राफियन फॉलिकल। तो इस फेज को हमने क्या कहा? इस फेज को कहा है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज का मतलब इस फेज में फॉलिकल की ग्रोथ होती है, नए फॉलिकल डेवलप होते हैं। इसी फेज को प्रोलिफरेटिव फेज क्यों कहा है? प्रोलिफरेशन का मतलब होता है सेल डिवीजन, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है सेल डिवीजन, डिफरेंशिएशन, फिर से डिवीजन करती है। कह रहे रप्चर्ड एंडोमेट्रियल लेयर जो थी वो फिर से रिपेयर करेगी, रिपेयर ऑफ एंडोमेट्रियम, जो टूटी हुई लेयर थी उसका रिपेयर भी होता है, तो रिपेयर ऑफ एंडोमेट्रियम भी होता है। एंडोमेट्रियल लेयर जो टूट चुकी है उसका रिपेयर होता है बाय द हेल्प ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन की मदद से रिपेयर ऑफ एंडोमेट्रियम, जो टूटी हुई एंडोमेट्रियम उसका रिपेयर होता है, उसी रिपेयर को कहते हैं प्रोलिफरेशन। क्या कहते हैं? प्रोलिफरेशन। कोई भी आपसे पूछे प्रोलिफरेटिव फेज क्यों नाम दिया है इसका, इस फेज को प्रोलिफरेटिव क्यों कहते हैं? तो प्रोलिफरेशन का मतलब होता है टूटी हुई लेयर का रिपेयर। अभी कैसे होता है वो सब मैं एक एक करके हर फेज को बताऊंगा, अभी घबराएंगे नहीं, एकदम शांति से ध्यान से सुनेंगे कि दो फेज हमने कहा। ओव्यूलेशन से पहले ये दो फेज होती है, एक होती है मेंस्ट्रुअल फेज, एक होती है प्रोलिफरेटिव फेज। मेंस्ट्रुएशन में टूटती है लेयर एंडोमेट्रियम, क्योंकि पिछले साइकिल का वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो लेयर पुरानी सारी यादों को मिटा देना चाहती है, फिर से तैयार करती है प्रोलिफरेटिव फेज में अपने आपको, ताकि इस साइकिल में भी ओव्यूलेशन हो और अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो इंप्लांटेशन यूट्रस में हो सके। इसलिए यूट्रस को तैयार किया जाता है, यहाँ पे यूट्रस की उस खंडहर को फिर से रेडी किया जाता है, रिपेयर किया जाता है, टूट फूट की मरम्मत होती है, इसलिए इसका नाम है प्रोलिफरेटिव फेज। करता कौन है? ग्राफियन फॉलिकल की मदद से होती है, इसलिए इसका नाम है फॉलिकुलर फेज, क्योंकि यहाँ पे मैच्योरेशन हो रहा है फॉलिकल्स का। फिर आती है ओव्यूलेशन फेज, जैसे मैंने बताया ये 14th डे होता है, मिड ऑफ द साइकिल, जिस दिन ओव्यूलेशन होता है, और इस दिन एलएच नाम का हार्मोन, जो एलएच सर्ज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलएच सर्ज जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, पिट्यूटरी हार्मोन, इसी की सर्ज अपने हाई लेवल पे आता है, पीक पर आता है, और इसी का एलएच सर्ज होता है, इज द कॉज ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का कॉज होता है एलएच सर्ज, जहां पे वो ग्राफियन फॉलिकल जो बना था वो रप्चर होता है और वहीं से ओवम बाहर निकलता है, ओवरी अपने ओवम को बाहर निकाल देती है, रिलीज ऑफ ओवम। क्या हुआ? अब हो चुका है रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, जिसे हम ओवम कहते हैं, सेकेंडरी oocyte ओवरी से बाहर निकल चुका है, फ्रॉम ओवरी इनटू एब्डोमिनल कैविटी। ओवरी ने ओवम को बाहर निकाल दिया, और जब ओवरी ओवम को बाहर निकाल देती है तो याद करो मैंने बताया था, फिमरी जो होती है उसे कलेक्ट करती है और फिर ये फैलोपियन ट्यूब में जाता है, वहां पे एम्पुलरी रीजन में स्टोर हो जाता है, जो कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कही जाती है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये साइकिल यहीं रुक जाएगी, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर से साइकिल वापस से वहीं चली जाती है, वहीं एंड हो जाती है, जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। फिर से अगली साइकिल का मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखो ओव्यूलेशन हुआ और ओवम चला गया फैलोपियन ट्यूब में, अब शुरुआत होती है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज की, इसी को कहते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, इसी को ल्यूटियल फेज भी कहते हैं, ल्यूटियल फेज कहते हैं, इसी को सीक्रेटरी फेज कहते हैं, सीक्रेटरी फेज कहते हैं। ये वो फेज है जिसको ल्यूटियल फेज कहा जाता है, क्योंकि अभी कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। क्या बन जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम इज फॉर्म, वो जो ग्राफियन फॉलिकल था उसके जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं वो बना लेते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह होती है, मैंने बताया था आपको। इट इज द सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। क्या होता है ये? इट इज द सोर्स ऑफ ओवेरियन हार्मोन, मेनली प्रोजेस्टेरॉन। यहां से कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है? प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है। प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को, इसलिए इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन्स द यूट्राइन वॉल। प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा स्टेरॉइड हार्मोन है, इट मेंटेन्स एंडोमेट्रियम। क्या करता है? ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ इंप्लांटेशन। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो इंप्लांटेशन के लिए वहां उस एंडोमेट्रियम को रेडी करना, उसके अंदर ब्लड सप्लाई पहुंचाना, न्यूट्रिएंट सिंथेसिस को प्रमोट करना। ये प्रमोट करता है ब्लड सप्लाई को, इंक्रीज ब्लड सप्लाई। क्या करता है ये इंक्रीज कर देता है ब्लड सप्लाई को एंड न्यूट्रिएंट सिंथेसिस को। यूट्रस की वॉल में न्यूट्रिएंट सिंथेसिस को ये बढ़ा देता है, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए और एम्ब्रियो इंप्लांट कर जाए तो ये कॉर्पस ल्यूटियम की मदद से जो प्रोजेस्टेरॉन होगा वो यूट्रस को पूरा न्यूट्रिएंट से भर देगा, ताकि जब छोटा बच्चा जो एम्ब्रियो है उस इंप्लांटेशन के दौरान जब इस मेम्ब्रेन पे चिपके तो खाने पीने की कोई कमी ना रह पाए। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए जो भी एनवायरमेंट चाहिए उसके लिए एंडोमेट्रियम को रेडी करना इसका काम है। न्यूट्रिएंट की सिंथेसिस बढ़ाना, ग्लैंडुलर एक्टिविटी को बढ़ाना। देखिए इसका नाम है सीक्रेटरी फेज। सीक्रेटरी का मतलब इसकी ग्लैंड की एक्टिविटी, न्यूट्रिएंट सिंथेसिस का प्रोसेस, और ल्यूटियल फेज भी कह रहे हैं। इसी को कह रहे हैं ल्यूटियल फेज, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो यहाँ पे मेन ग्लैंड की तरह रोल प्ले कर रहा है, जो कि प्रोजेस्टेरॉन का सोर्स होता है। तो ये जो ल्यूटियल फेज है जो 15 से 28 दिन की चलती है, इस फेज को हम पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो अगर हम कहें ओव्यूलेशन के बाद लास्ट फेज कही जाती है। अगर प्रेगनेंसी हो गई तो एम्ब्रियो इसी फेज में डेवलप करेगा, यहीं पे मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगी। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, पिछले साइकिल का एग, ये जो एग ओव्यूलेट वाला फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो वापस फिर से ये 28वें दिन साइकिल एंड हो जाएगी, कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर जाएगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम बना था वो डिजेनरेट कर जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, याद रखें, यहां लिख देता हूं मैं, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर्स, इफ फर्टिलाइजेशन
इज नॉट, इफ फर्टिलाइजेशन नॉट टेक्स प्लेस, नॉट टेक प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा देन कॉर्पस ल्यूटियम जो होगा, कॉर्पस ल्यूटियम जो होगा वो डीजेनरेट कर जाएगा, डीजेनरेट कर जाएगा। और इसी वजह से जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल सडनली फॉल कर जाता है, ड्रास्टिक फॉल इन प्रोजेस्टेरॉन। वो हार्मोन जो एंडोमेट्रियम को मेंटेन किए हुआ था वो हार्मोन फॉल कर जाता है और फीमेल में मेंस्ट्रुएशन फिर से शुरू हो जाती है। तो लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन, कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट, कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट, प्रोजेस्टेरॉन लेवल ड्रॉप, प्रोजेस्टेरॉन लेवल ड्रॉप्स, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स। कुछ लोगों ने अपनी किताबों में लिखा है कि मेंस्ट्रुएशन इज द क्राइंग ऑफ यूट्रस ड्यू टू लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन। कुछ लोगों ने लिखा है कि मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो होती है, इट इज नॉट अ सिंपल ब्लीडिंग, इट इज द क्राइंग इन द फॉर्म ऑफ ब्लड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन। मतलब यूट्रस फर्टिलाइजेशन के ना होने के दुख में, जो यूट्रस होता है फर्टिलाइजेशन ना होने के दुख में खून के आंसू रोता है, क्राइंग ऑफ यूट्रस, खून के आंसू रोता है। वो भी 1 नहीं 2 नहीं 3 दिन से 5 दिन तक, 3 से 5 दिन तक ये यूट्रस रुक रुक करके सिसक के सुबक के आंसू निकालता है, और वो भी किसके आंसू? खून के आंसू। तो क्राइंग बाय द यूट्रस, वीपिंग बाय द यूट्रस इन द फॉर्म ऑफ ब्लड ड्यू टू लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन। पिछली साइकिल का फर्टिलाइजेशन ना हुआ तो इस साइकिल में फिर से रोना, लेकिन कुछ दिनों तक का रोना होता है, लेकिन फिर से खुद को मोटिवेट करता है। ये पिट्यूटरी हार्मोन इसे मोटिवेट करते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, अभी भी बहुत हजारों एग तुम्हारे इस ओवरी में भरे पड़े हैं। इस बार फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो अगली बार करेंगे, अगली बार नहीं हुआ तो फिर अगली बार करेंगे, अगली बार नहीं हुआ तो फिर अगली बार करेंगे, और इसी तरीके से रो के टूट करके बिखरना और बिखर के फिर समेटना ओवरी सिखाती है। रप्चर ऑफ एंडोमेट्रियम और फिर से रिपेयर और उसको मेंटेन करना, यूट्रस की जो वॉल है उसे फिर से मेंटेन करना, ये मोटिवेशन ओवरी और फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल सिखाती है कि नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। कोई भी ऐसी चीज है जो परमानेंट है तो परमानेंट इज ओनली वन थिंग, दैट इज चेंज। चेंज इज ओनली थिंग दैट इज परमानेंट। एक ही चीज ऐसी है जो चेंज है, जो परमानेंट है, जो होता रहेगा। परिवर्तन एक ऐसी चीज है जो हमेशा होती रहेगी, लेकिन उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो परमानेंट है। आज ओवरी है, काम कर रही है, उसके अंदर ओवम है, कल को ओवम नहीं होगा, वो मेनोपॉज वाली स्टेज में चला जाएगा। आज फीमेल के अंदर ओवम रिलीज हुआ, कल फिर रिलीज होगा। तो एक बार ओवम रिलीज हुआ और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो उसकी वजह से क्राइंग तो करता है, लेकिन जिंदगी भर नहीं रोएगा, ये फिर से अपने आप को तैयार करेगा, और ये साइकिलिकली तब तक चलता रहता है जब तक फीमेल में मेनोपॉज नहीं हो जाता। इसी को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो 28 दिन की साइकिल है। उसकी इवेंट्स आप देखो शुरू करते हैं सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिक्यूलर फेज, ये दोनों प्री ओवुलेटरी फेज है, ओवुलेशन से पहले होती है। फिर आती है ओवुलेटरी फेज, जहां ओवुलेशन होता है, एलएच का सर्ज, एलएच नाम का हार्मोन बढ़ता है और फिर ओवुलेशन होता है। फिर आती है पोस्ट ओवुलेटरी फेज, सीक्रेटरी फेज कहते हैं, इसी को कहते हैं ल्यूटियल फेज। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें एक एक करके मैं इसको वॉल के साथ समझाता हूं, थोड़ा और डिटेल में समझा देता हूं, इस साइकिल को प्योर समझा देता हूं, आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाए, इसलिए एक बात जरा फटाफट से मैं आपको समझा देता हूं, फिर एनसीईआरटी की लाइनों को भी समझा दूंगा। फटाफट से देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मैं आपको लिखवाता हूं, लिखने का काम करेंगे अभी हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे मेंस्ट्रुअल फेज। क्या लिखा? मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज मतलब एक ऐसी फेज जो कि 3 से 5 दिन तक चलती है। इट लास्ट्स फॉर 3 to 5 डेज, 3 से 5 दिन तक चलने वाली फेज है। ड्यू टू लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्या हुआ था? ड्यू टू लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन, लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब पिछली साइकिल में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ प्रीवियस साइकिल का जो एग रिलीज हुआ था उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। कॉर्पस ल्यूटियम, अभी बताया मैंने, कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो डीजेनरेट कर जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम इज डीजेनरेटेड। क्या हुआ? कॉर्पस ल्यूटियम का डीजेनरेशन हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम बिखर गया, टूट गया, और टूटते ही क्या हुआ? दिस लीड्स टू ड्रास्टिक फॉल इन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन? मैंने बताया था प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए हार्मोन चाहिए, वो है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल था डिक्रीजेस ड्रास्टिकली। क्या हो जाएगा? देयर इज अ ड्रास्टिक डिक्रीज, ड्रास्टिक डिक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। और जब प्रोजेस्टेरॉन कम होगा तो इसकी वजह से क्या होगा? देयर इज कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स होने लगती है, सप्लाइड टू यूट्राइन एंडोमेट्रियम, सप्लाइड टू यूट्राइन वॉल, जो यूट्रस की वॉल है उसकी वॉल में सप्लाइड ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं। देयर इज लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, लैक ऑफ ब्लड, या ऐसे लिखें लैक ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन सप्लाई। क्या होने लगता है? लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स होने लगते हैं एंड ऑक्सीजन सप्लाई। यूट्रस की वॉल में न्यूट्रिएंट की सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई डिक्रीज कर जाती है इन एंडोमेट्रियल लेयर। एंडोमेट्रियम का यहाँ पे क्या हो गया? एंडोमेट्रियम का रप्चर शुरू होने लगा। दैट लैक ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाई लीड्स टू मेंस्ट्रुएशन, लीड्स टू मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुएशन, जहां एंडोमेट्रियम रप्चर करने लगती है। तो जो एंडोमेट्रियम की लेयर है ना बेटा, ध्यान से सुनेंगे इसको। ये जो एंडोमेट्रियम की लेयर है, जरा थोड़ा देखें, जरा समझने की कोशिश करें। ये मान लें ये है यूट्राइन वॉल, ये है यूट्रस की वॉल। कौन है ये? ये यूट्रस की वॉल है, ये यूट्राइन वॉल है, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम मसल वाली लेयर, और फिर शुरू होती है एंडोमेट्रियम। कौन शुरू हो रही है? ये है एंडोमेट्रियम। मान ले कौन है ये शुरू हो गई एंडोमेट्रियम, और इस एंडोमेट्रियम में ये है इसकी एपिथीलिया, एंडोमेट्रियल लेयर इसको कह रहे हैं। ये देखें सभी लोग देखें, ये मल्टी लेयर्ड एपिथीलिया होती है यूट्रस, इसे एंडोमेट्रियम कह रहे हैं। ये मल्टी लेयर्ड एपिथीलियल सेल की बनी होती है, ये मल्टी लेयर्ड एपिथीलिया की बनी होती है। ये देखें, ये है एंडोमेट्रियम की मल्टी लेयर्ड एपिथीलिया। यहाँ पे हुआ क्या? मैंने क्या कहा? यहाँ देखें, ये है ब्लड सप्लाई, ये है ब्लड सप्लाई, ये है ब्लड सप्लाई, ये है ब्लड सप्लाई। ये यूट्रस की वॉल में जा रही है सारी की सारी ब्लड सप्लाई। ये देखें, ये है मैंने लिखा पेरीमेट्रियम। क्या है नाम इसका? पेरीमेट्रियम है ये है पेरीमेट्रियम, ये है मायोमेट्रियम। कौन है ये है मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। और ये जो आप देख रहे हो इसका नाम है एंडोमेट्रियम। क्या कह रहे हैं इसको? इसे कह रहे हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की लेयर है जो मल्टी लेयर बनी हुई है, और ये यहाँ की ब्लड सप्लाई जा रही है, ब्लड वेसल है।
मैंने कहा जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट करता है, ये देखें, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम था, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम था, इथे इथे ये देखो, ये मान लो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर रहा है, ये है कॉर्पस ल्यूटियम। फर्टिलाइजेशन ना होने की वजह से ओवरी के अंदर ये कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट करा, ओवरी के अंदर ये कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट करा और डिजेनरेट होकर के इसने एक रिड्यूस्ड बॉडी बनाई, नॉन फंक्शनल बॉडी बना ली, इसे कह रहे हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। ये देखें, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, ये जो फंक्शनल कॉर्पस ल्यूटियम था, कॉर्पस ल्यूटियम लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन के बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर गया, कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेटेड, और कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट करके बना लेता है कॉर्पस एल्बिकेंस। क्या कहते हैं इसको? कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट किया, आप सीधा सीधा ये समझो कि कॉर्पस ल्यूटियम जब डिजेनरेट किया तो हुआ क्या, ये कॉर्पस एल्बिकेंस बना, और इसी वजह से जो प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल था, प्रोजेस्टेरॉन जो था उसका लेवल बहुत तेजी से डिक्रीज करता है। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज करता है, यहाँ जाने वाली जो ब्लड सप्लाई होती है, इसकी ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है, नैरो हो जाती है, और फिर न्यूट्रिएंट जाना बंद हो जाता है। और न्यूट्रिएंट जाना बंद होते ही इधर देखेंगे, यार वही लेयर जो न्यूट्रिएंट जाना बंद हुआ, यहाँ देखेंगे, ये है एंडोमेट्रियम, ये है पेरीमेट्रियम, ये है पेरीमेट्रियम, ये है मायोमेट्रियम, मसल वाली लेयर, ये है मसल वाली लेयर, और ये जाएगी एंडोमेट्रियम। कौन है ये जाएगी एंडोमेट्रियम। अब हुआ क्या, ब्लड सप्लाई नहीं मिलने की वजह से ये रप्चर हो गई। क्या हो गई? ब्लड सप्लाई नहीं मिलने से ये जो लेयर थी यहाँ रप्चर शुरू हो गया, और रप्चर की वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। देखेंगे आप, ये ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हुई। क्यों हुई ऐसी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग? क्योंकि अभी जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज हुआ था, ये जो ब्लड वेसल थी जो सप्लाइड थी, जो ब्लड वेसल थी जो सप्लाइड थी एंडोमेट्रियम लेयर के साथ साथ, वो भी टूटने लगती है। लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से ये लेयर भी टूटने लगती है। इसी को कहते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इसी को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन, रप्चर होती है एंडोमेट्रियम की लेयर, ये जो एंडोमेट्रियम है रप्चर हो गई। क्या हो गई? रप्चर ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की लेयर रप्चर हुई, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गई, ब्लीडिंग शुरू हो गई। ब्लीडिंग स्टार्ट होने लगती है, 3 से 5 दिन तक चलती है। तो मेंस्ट्रुएशन के पीछे जो रूट कॉज है वो है लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन। लेकिन अगर ये मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही है तो उसके लिए भी एनसीईआरटी कुछ बातें कहती है। एनसीईआरटी कुछ बातें कहती है कि अगर ये मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही, अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही, ध्यान से सुनेंगे, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी द इंडिकेटर ऑफ अगर फीमेल में मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही है नॉर्मल डे या एक्सपेक्टेड डे पे, तो दैट इज इंडिकेशन, मे बी द इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी। क्या बता रहा है ये बता रहा है कि फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। बट समटाइम्स अदर फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स? अदर फैक्टर्स, इसके अलावा कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं, जैसे लाइक पुअर डाइट, पुअर हेल्थ, डिजीज कंडीशन हो, डिजीजेस, हार्मोनल डिसऑर्डर, कोई हार्मोन रिलेटेड डिसऑर्डर है, हार्मोनल डिसऑर्डर, या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, या फिर स्ट्रेस भी हो सकता है। क्या हो सकता है? स्ट्रेस भी हो सकता है, या फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस भी हो सकती हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस, स्ट्रेस हो या क्लाइमेटिक कंडीशंस हो, बट सम अदर फैक्टर्स लाइक दिस कैन आल्सो अफेक्ट मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन होगा कि नहीं होगा, इसमें और भी दूसरे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। डाइटरी फैक्टर, हेल्थ जो है वो, डिजीज कंडीशन, पैथोलॉजिकल कंडीशन, पैथोजेनिक इन्फेक्शन, हार्मोनल डिसऑर्डर, या कुछ भी हो सकता है जो कि इसे अफेक्ट कर सकता है। लेकिन नॉर्मली लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन किसी भी फीमेल में जो कि रेगुलरली मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल थी, कोई ऐसी फीमेल जिसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर बेसिस पे चल रही है, अगर उसमें मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी हो सकता है। लेकिन उसके अलावा जो दूसरे फैक्टर्स है वो भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। प्रोसेस आपको ध्यान रखना है कि 3 से 5 दिन तक मेंस्ट्रुएशन होती है ड्यू टू लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन। प्रीवियस साइकिल में ओवर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ था तो इस वजह से होता है, कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज करता है ड्रास्टिकली, और ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट करती है यूट्रस की वॉल में, जिसमें न्यूट्रिएंट सप्लाई और ऑक्सीजन यहां जा रही थी वो नहीं जा पाती, और इस वजह से ब्लड वेसल के साथ साथ एंडोमेट्रियम दोनों रप्चर करने लगती है, और फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। मैंने बताया आपको 30 से 50 ml नॉर्मली मेंस्ट्रुअल ब्लड की अमाउंट होती है। अगर यही ज्यादा एक्सेस हो जाए, मतलब ये 120 ml हो जाए, 100 से ज्यादा हो जाए, 80 to 120 या 120 से ज्यादा होने लगे, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन को कहते हैं मेनोरेजिया। कुछ फीमेल्स में किसी डिसऑर्डर की वजह से ब्लीडिंग में बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है तो उसे कहते हैं मेनोरेजिया। एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनोरेजिया। किसी फीमेल में नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, ऐसी फीमेल्स में एनीमिक होने का, एनीमिया होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। एनीमिया का मतलब होता है लैक ऑफ आरबीसी। तो ये आप मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला पार्ट जो है वो आपको समझ में आ जाता है। दूसरा पार्ट जो मैंने आपको बताया वो है प्रोलिफरेटिव फेज। क्या नाम है? प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं, या इसी को कहते हैं फॉलिक्यूलर फेज। ये दोनों बातें मैंने आपको बताई कि प्रोलिफरेटिव का मतलब क्या होता है, फॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है, ये दोनों बातें आपको क्लियर है, कंसेप्ट इसका आप समझेंगे। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है जहां सेल डिवीजन होता है और डिफरेंशिएशन होता है, नई सेल का फॉर्मेशन होता है, और फॉलिकुलर का मतलब होता है मैचुरेशन ऑफ द फॉलिकल, डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, जहां फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है ओवरी के अंदर, ओवेरियन फॉलिकल्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। तो अब देखिए क्या है, अगली साइकिल शुरू हो चुकी है, मेंस्ट्रुएशन हो चुका है, मतलब रिफ्रेशमेंट हो चुका है, फिर से रिफ्रेश बटन दबा दिया है ओवरी ने। रिफ्रेश बटन दबाते ही इधर कांड शुरू हो गया। क्या कांड शुरू हुआ? इधर देखें, कांड क्या शुरू हुआ? कांड ये शुरू हुआ कि ओवरी जो होती है उस ओवरी के अंदर नए फॉलिकल का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। नए फॉलिकल का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर नए फॉलिकल्स फिर से बनने शुरू हो जाते हैं। ये देखें, ये ओवरी के फॉलिकल्स, ये ओवरी के नए न्यू ओवेरियन फॉलिकल कहते हैं। एफएसएच का लेवल, उधर से साइकिल एंड हुई और इधर से एफएसएच की अमाउंट थोड़ी बहुत इंक्रीज करती है, लिटिल अमाउंट में, और इसकी वजह से इसके इन्फ्लुएंस में नए फॉलिकल्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। और ओवेरियन फॉलिकल का जब डेवलपमेंट शुरू होता है तो पहले प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल,
पहले वो प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, फिर टर्शियरी फॉलिकल बनता है, याद करेंगे अगर, टर्शियरी बनता है और फिर फाइनली एक मैच्योर फॉलिकल बनता है जिसे कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। क्या कहते हैं? कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ये रहा मैच्योर फॉलिकल जिसे कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अब नए फॉलिकल का डेवलपमेंट शुरू हो चुका है, न्यू ओवेरियन फॉलिकल डेवलप हो रहा है। और इधर देखें, इधर यूट्रस की वॉल में क्या हाल है, कह रहे यहाँ की स्थिति आपको पता है कि यूट्रस, तो भाई साहब यूट्रस की वॉल की स्थिति तो हम सबको पता है, कुछ छिपा नहीं है हमसे कि यूट्रस में क्या हुआ था। अभी पहले 3 से 5 दिन में यूट्रस का क्या हुआ था, आप देखें यूट्रस की वॉल रप्चर कर गई थी और टूटे हुए खंडहर की तरह मौजूद थी। ये देखें, ये यूट्रस का हाल है, इरेगुलर सरफेस हो चुकी है, रप्चर हो चुकी थी। ये ब्रोकन एंडोमेट्रियम है, क्या है ये ब्रोकन एंडोमेट्रियम है, ये मायोमेट्रियम है। ये देखें, ये है पेरीमेट्रियम, ये है पेरीमेट्रियम, ये है मायोमेट्रियम और ये है एंडोमेट्रियम। ध्यान से सुने, कह रहे इधर जैसे जैसे फॉलिकल का डेवलपमेंट हुआ, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने नए फॉलिकल का डेवलपमेंट शुरू किया। एफएसएच ने, एफएसएच स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट्स न्यू फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट, न्यू फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट को इनिशिएट करता है। नए फॉलिकल डेवलप होने लगते हैं और जैसे जैसे फॉलिकल ग्रो करता है, एज द फॉलिकल्स ग्रो, एज द ओवेरियन फॉलिकल्स ग्रो, द डेवलपिंग फॉलिकल्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द डेवलपिंग फॉलिकल्स सीक्रीट एस्ट्रोजन। फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। जैसे जैसे फॉलिकल डेवलप होते हैं वैसे वैसे एस्ट्रोजन बढ़ता है। जैसे जैसे फॉलिकल डेवलप होते हैं, जैसे देखो ये प्राइमरी फॉलिकल था तो एस्ट्रोजन का अमाउंट इतना था, अभी कह रहे जैसे जैसे सेकेंडरी फॉलिकल बना एस्ट्रोजन का अमाउंट इतना हुआ, जैसे जैसे टर्शियरी फॉलिकल बना, जैसे जैसे टर्शियरी फॉलिकल बना एस्ट्रोजन का अमाउंट और बढ़ता है, जैसे जैसे ग्राफियन फॉलिकल बनता है एस्ट्रोजन अपने पीक पर पहुंचता है। ये देखें, एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन फॉलिकल के डेवलपमेंट के साथ इंक्रीज होता जाता है और बढ़ता हुआ एस्ट्रोजन, ध्यान से सुने, बढ़ता हुआ एस्ट्रोजन, ये जो एस्ट्रोजन होता है, द हार्मोन एस्ट्रोजन, द एस्ट्रोजन इज माइटोजेनिक हार्मोन। एस्ट्रोजन कैसा हार्मोन होता है बेटा जी? एस्ट्रोजन प्रमोट करता है माइटोटिक डिवीजन, इसे कहते हैं माइटोजेनिक हार्मोन। ये कैसा हार्मोन है जो माइटोजेनेसिस प्रमोट करता है, माइटोसिस को प्रमोट करता है। क्या करता है? दैट हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ रप्चर्ड एंडोमेट्रियम। ये जो टूटी हुई दीवारें थी एंडोमेट्रियम की, ये टूटी फूटी दीवारें जो एंडोमेट्रियम की थी, मैंने कहा फिर से ओवरी ने अपने आप को मोटिवेट किया है, नए फॉलिकल का डेवलपमेंट शुरू हुआ है। जैसे जैसे फॉलिकल ग्रो करता है वैसे वैसे एंडोमेट्रियम की रप्चर को फिर से रिपेयर किया जाता है। रिपेयर ऑफ एंडोमेट्रियम को ही कहा जाता है प्रोलिफरेशन। क्या कहते हैं? प्रोलिफरेशन। तो यहाँ दोनों बातें हो गई, एक फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रहा है एंड साइमल्टेनियसली सेल डिवीजन करके उसे रिपेयर किया जा रहा है। दोनों इवेंट्स साइमल्टेनियस चल रही हैं। ओवरी के अंदर फॉलिकल डेवलप हो रहा है और यूट्रस के अंदर यूट्राइन वॉल, यूट्रस के अंदर जो यूट्रस की वॉल थी, जो रप्चर्ड एंडोमेट्रियम की लेयर थी, उसे फिर से तैयार किया जा रहा है, उस खंडहर को फिर से रेडी किया जा रहा है। ये जो वॉल थी जो टूट चुकी थी, जिसने अपना होप खो दिया था, जिसने अपना होप खो दिया था, उस होप को फिर से यहां मेंटेन किया जाता है, इसे रिपेयर करवाती है एंडोमेट्रियम को, जिसको मेंटेन करने का जिम्मा होता है एस्ट्रोजन का। याद रखेंगे, एस्ट्रोजन प्रमोट करता है थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम, क्योंकि इसी से सेल डिवीजन प्रमोट होती है। तो इंक्रीजिंग द सेल डिवीजन, एंडोमेट्रियम की सेल डिवीजन को बढ़ा करके, इसके सेल डिवीजन को बढ़ा करके यहाँ पे रिपेयर को प्रमोट किया जाता है। इसे कहते हैं रिपेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं रिपेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम का रिपेयर होने लगता है, एंडोमेट्रियम फिर से खुशहाल जिंदगी जी सके, इंप्लांटेशन के लिए अपने आप को बना सके, रेडी कर सके। इंक्रीज द थिकनेस, क्या हो रहा है? इंक्रीज द थिकनेस ड्यू टू नंबर ऑफ लेयर्स, नई लेयर्स बनेगी, उसकी थिकनेस बढ़ेगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन। कौन ये काम करता है? एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन करता है। और इसी समय एस्ट्रोजन अपने साथ साथ, याद रखेंगे, इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का बढ़ता हुआ लेवल ऑल्सो गिव्स पॉजिटिव फीडबैक। क्या देता है ये देता है पॉजिटिव फीडबैक। हार्मोन का सारा कंट्रोल पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक से चलता है। तो बढ़ता हुआ एस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक देता है टू बोथ द गोनाडोट्रोपिन्स, जो एफएसएच एंड एलएच होते हैं, एलएच एंड एफएसएच, जिन्हें कहते हैं गोनाडोट्रोपिन्स। गोनाडोट्रोपिन्स को ये स्टिमुलेट करता है, उनको पॉजिटिव फीडबैक देता है। और इसी वजह से ये वो समय होता है जब ये साइकिल एंड होने लगती है, जब ये साइकिल अपने एंडिंग पे जाती है, मतलब इस साइकिल का, इस फेज का, फॉलिकुलर फेज का जब एंड हो रहा होता है ऑन 13th डे या बाय द एंड ऑफ 13th डे, LH लेवल ऑफ LH जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, दैट रीचेज एट इट्स पीक 13th to 14th डे, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ऑन 13th डे to 14th डे, on 13 to 14th day the level of LH attains reaches at its peak, which is the cause of ovulation। क्या होता है? which is the cause of ovulation। जैसा कि हम जानते हैं ओव्यूलेशन LH सर्ज से होता है, जो रप्चर कर देता है ग्राफियन फॉलिकल को। ये देखें, ये जो ग्राफियन फॉलिकल बना है, ये जो ग्राफियन फॉलिकल बना है, इस टाइम पे आप देखो, ग्राफियन फॉलिकल जब बना है उस टाइम पे एस्ट्रोजन अपने सबसे हाईएस्ट लेवल पे है। जब एस्ट्रोजन हाईएस्ट लेवल पे, तो इसी वजह से LH अपने पीक पर पहुंचता है। LH नाम का हार्मोन, उसकी सर्ज होती है, और LH सर्ज जो होता है, मैंने आपको बताया था, कॉज ऑफ ओव्यूलेशन होता है। क्या होता है? LH सर्ज इज द कॉज ऑफ ओव्यूलेशन। ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होगा और ओव्यूलेशन होगा 14th डे पे। इसी दिन 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है ड्यू टू LH सर्ज। LH जब सर्ज होता है तो ओवम ओवरी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के इतिहास में इतने डिटेल में इस चीज को समझना और समझाना आपके बैच में पॉसिबल हुआ है। तो आपके मार्ट साहब आपको इस डिटेल को एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक एक बात को बेसिक से लेकर के। अब आप आज अगर इसको ढंग से समझ लिए, कितने भी क्वेश्चन इसके आए होंगे, चाहे आज आया हो, चाहे कभी पास्ट में आया हो, आज से 10 साल पहले, पिछले बीते हुए 10 साल में जितने क्वेश्चन आए होंगे इस टॉपिक पे, अगर आपने इन सारी बातों को ध्यान में रख लिया, समझ लिया, तो ईमान के चलो एक भी सवाल गलत नहीं होगा मेंस्ट्रुअल फेज साइकिल से रिलेटेड। तो पहली फेज बताई मेंस्ट्रुअल फेज,
जिसमें मेंस्ट्रुएशन हो रही है। पिछली साइकिल में कॉर्पस ल्यूटियम जो था वो बेकार हो गया, डैमेज हो गया, तो प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया, प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया तो वहां पे मेंस्ट्रुएशन शुरू हो गई। यहाँ पे क्या हुआ, सेकंड फेज जब मेंस्ट्रुएशन शुरू हुई उसके बाद इधर कह रहे हैं एफएसएच का लेवल बढ़ा, फॉलिकल का डेवलपमेंट बढ़ा। फॉलिकल का डेवलपमेंट बढ़ा तो उससे क्या हुआ, फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हुआ। लेकिन जैसे जैसे फॉलिकल डेवलप हुआ एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ा, और जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा ये रप्चर्ड एंडोमेट्रियम को रिपेयर किया गया। रिपेयर की वजह से इसे प्रोलिफरेशन कहते हैं, और फॉलिकल के डेवलपमेंट की वजह से इसे फॉलिकुलर फेज कहते हैं। अब कह रहे हैं फॉलिकल मैच्योर हो चुका था, ओव्यूलेशन हो चुकी है, अब ये कॉर्पस ल्यूटियम, ये जो ग्राफियन फॉलिकल था वो अब ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में, जिसे कहते हैं हम येलो बॉडी या कॉर्पस ल्यूटियम। ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, इसे कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। ये जो होगा इसे कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम, और इसी कॉर्पस ल्यूटियम को हम एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। ये एक ग्लैंड की तरह भी काम करता है। किसकी तरह काम करता है, ये ग्लैंड की तरह काम करता है। तो ये देखिए आपके सामने कॉर्पस ल्यूटियम, मैंने क्या कहा, ग्राफियन फॉलिकल अब ओव्यूलेशन के बाद ट्रांसफॉर्म हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। और ल्यूटियल फेज शुरू हो चुकी है, ल्यूटियल फेज शुरू हो चुकी है जिसे सिक्रेटरी फेज कहते हैं। एंडोमेट्रियम की रिपेयर तो होगी लेकिन अभी भी ये रेडी नहीं है इंप्लांटेशन के लिए, इसे इंप्लांटेशन के लिए रेडी करना होगा। तो अगली फेज जो आती है वो अगली फेज जो आती है उसे कहते हैं ल्यूटियल फेज। क्या कहते हैं, ल्यूटियल, या पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज इसे कहते हैं सीक्रेटरी फेज। सीक्रेटरी फेज के पॉइंट जरा ध्यान से सुनेंगे। क्या हुआ, ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल इज ट्रांसफॉर्म्ड, क्या हो गया, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। किसमें कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया कॉर्पस ल्यूटियम। ये हो गया कॉर्पस ल्यूटियम बन चुका है, ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम बन चुका है। और कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है एक्ट्स लाइक एंडोक्राइन ग्लैंड। ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है, एक्ट्स लाइक एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज द सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। किसका सोर्स होती है, सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन। और ये जो प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन है ये मेनली यहीं से सीक्रेट होता है कॉर्पस ल्यूटियम। याद रखेंगे, मेनली कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करता है प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है जो इंक्रीज करता है ब्लड सप्लाई को, इंक्रीजेस ब्लड सप्लाई एंड ग्लैंडुलर एक्टिविटी ऑफ यूटेराइन वॉल। कौन सी एक्टिविटी, ग्लैंडुलर एक्टिविटी, ग्लैंडुलर एक्टिविटी इन यूटेराइन वॉल। यूटेरस की वॉल पे जाकर के, यूटेराइन वॉल पे जाकर के उसकी ग्लैंडुलर एक्टिविटी को बढ़ाना, ब्लड सप्लाई बढ़ाना, न्यूट्रिएंट सिंथेसिस बढ़ाना। क्या बढ़ाना, न्यूट्रिएंट रिच बनाना उसे। न्यूट्रिएंट की सिंथेसिस भी बढ़ जाती है यूटेराइन वॉल में, और इसी वजह से ये हेल्प करता है इंप्लांटेशन में, प्रिपेयर्स एंडोमेट्रियम फॉर इंप्लांटेशन। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो छोटा सा नन्हा सा एम्ब्रियो यूट्रस की वॉल पे चिपकता है और वहीं से न्यूट्रिएंट डिराइव करता है। तो किसकी मदद से, इसी प्रोजेस्टेरॉन की मदद से। तो याद रखेंगे, इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग, ये हेल्प करता है प्रिपेयर्स एंडोमेट्रियम फॉर इंप्लांटेशन। इंप्लांटेशन के लिए यूट्रस को रेडी करना, ये काम होता है इसी प्रोजेस्टेरॉन का। सोच के देखो, यूट्रस पे इतनी तैयारी अगर कोई करेगा, उसमें न्यूट्रिएंट से, ग्लूकोज से, न्यूट्रिएंट से लेकर के, कह रहे फ्रूटी से लेकर के, कोल्ड ड्रिंक से लेकर के, हर वो चीज यहाँ पे जो चाहिए, छोटे बच्चे को जो पीना है, एम्ब्रियो को जो पीना है, वो सब कुछ यहाँ पे लगाया जाता है। तो सोच के देखो, अगर यहाँ एम्ब्रियो नहीं आएगा तो कितना भारी दुख होता होगा इस एंडोमेट्रियम और इस ओवरी के अंदर। तभी तो वो ब्लड की वीपिंग क्राइंग करता है। तो आप देखेंगे ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है यूट्रस से रिलेटेड, प्रोजेस्टेरॉन से रिलेटेड। याद रखेंगे, आफ्टर ओव्यूलेशन, इमीडिएटली आफ्टर ओव्यूलेशन, ऐसे लिखेंगे, इमीडिएटली आफ्टर ओव्यूलेशन, फीमेल की बॉडी में इमीडिएटली आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के तुरंत बाद, फीमेल्स के केस में आफ्टर ओव्यूलेशन इमीडिएटली देयर इज राइज इन, आफ्टर ओव्यूलेशन देयर इज राइज इन 1 डिग्री फॉरेनहाइट बॉडी टेम्परेचर। फीमेल का जो बॉडी टेम्परेचर होता है 1 डिग्री फॉरेनहाइट इंक्रीज करता है ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन की वजह से फीमेल की बॉडी का टेम्परेचर लिटिल बिट हाई होता है। फीमेल की सेलुलर एक्टिविटी, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा बढ़ा दिया जाए ताकि अगर एम्ब्रियो इंप्लांट करे तो उस समय एम्ब्रियो को कोई दिक्कत ना हो। प्रोजेस्टेरॉन का जो पीक होता है वो 21st डे पर पहुंचता है। पीक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, पीक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन is on 21st डे। 21वें दिन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अपने हाईएस्ट लेवल पे, पीक पे होता है, ये ध्यान रखेंगे। विच मे बी द डे ऑफ इंप्लांटेशन इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स, इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स, अगर फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स देन इंप्लांटेशन अकर्स ऑन 21st डे। ये हम आगे प्रेगनेंसी में पढ़ेंगे। इंप्लांटेशन कौन से दिन होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन 7 दिन, मतलब अगर 14वें दिन फर्टिलाइजेशन हुआ तो 21st डे विल बी द डे ऑफ इंप्लांटेशन। तो इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स देन इंप्लांटेशन अकर्स ऑन 21st डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। आप समझ सकते हो ऐसा क्यों हुआ होगा, प्रोजेस्टेरॉन का पीक 21st डे पे क्यों आया होगा। आप सोचो, समझो और जानो और जानने की कोशिश करो, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। कहीं ये 21वें दिन एंडोमेट्रियम की लेयर में सबसे ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन एक्टिविटी देखने को मिल रही है। ये वो दिन है जिस दिन इंप्लांटेशन होने का चांस सबसे ज्यादा है, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो 7 दिन लगेंगे। तो 14th डे फर्टिलाइजेशन, 7 डे मतलब +7, 21st डे। तो 21st डे विल बी डे ऑफ इंप्लांटेशन। एंडोमेट्रियम को इंप्लांटेशन के लिए तैयार किया कितने, प्रोजेस्टेरॉन ने। और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कहानी रिवर्ट हो गई, फिर से वही सब कुछ होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ फिर वही कहानी। इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, कॉर्पस ल्यूटियम विल डीजेनरेट। क्या हो जाएगा, डीजेनरेट कर जाएगा, और ऐसे में फिर से मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाएगी। कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेटेड एंड नेक्स्ट साइकिल मेंस्ट्रुएशन, अगेन मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स, मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाएगी। तो इसी के साथ हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल की कहानी पूरी हो गई। एक एक बात विद डायग्राम मैंने आपको कोशिश करी है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की समझ आ जाए। हर पॉइंट लिख दिए जो आपको जानने थे, क्यों होता है, क्या होता है और कब होता है। फीमेल की रिप्रोडक्टिव साइकिल किसे कहते हैं, फीमेल की रिप्रोडक्टिव साइकिल जब शुरू होती है प्यूबर्टी आने के बाद, तब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल एक साइक्लिक इवेंट है जो 28 दिन की साइकिल होती है।
तो इस साइकिल को एनसीईआरटी कैसे एक्सप्लेन करती है, एनसीईआरटी देवी कैसे एक्सप्लेन करती है, एनसीईआरटी मैया जिसको आप लोग बोलते हैं वो कैसे एक्सप्लेन करती है, जरा देखते हैं। कह रहे हैं द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स। पहले मैंने आपको बताया प्राइमेट मतलब ह्यूमन और उसके रिश्तेदार, तो ह्यूमन और ह्यूमन के रिश्तेदार जो है वो मंकी, एप्स और ह्यूमन बीइंग्स, ये सारे प्राइमेट्स कहे जाते हैं और इस साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुएशन जो होती है वो शुरू होती है प्यूबर्टी पे और उसे कहते हैं मेनार्क, और जब एंड होता है उसे कहते हैं मेनोपॉज। पहली मेंस्ट्रुएशन को मेनार्क कहा जाता है। ह्यूमन फीमेल्स में अगर हम देखें, ह्यूमन फीमेल्स में देखें तो मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड, एक रिपीटेड इवेंट है, साइक्लिक इवेंट है, ऑन एन एवरेज 28 से 29 दिन में कंप्लीट होती है, रिपीट होती है, अगले फिर 28 दिन बाद फिर से रिपीट होती है, एंड द साइक्लिक इवेंट स्टार्ट्स विद मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन, इसी को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। वन ओवम इज रिलीज, हर साइकिल में जनरली एक ओवम रिलीज होता है मिडिल ऑफ द साइकिल में 14th डे, जैसा कि मैंने बताया था। साइकिल स्टार्ट्स विद मेंस्ट्रुअल फेज, सबसे पहली फेज का नाम है मेंस्ट्रुअल फेज, जहां पे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है जो 3 से 5 दिन तक चलती रहती है। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट्स ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग रप्चर करती है और एंडोमेट्रियम लाइनिंग की रप्चर की वजह से इसका ब्लड बाहर निकलता है, वेसल्स व्हिच फॉर्म द लिक्विड कम्स आउट थ्रू वजाइना। मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुएशन occurs if the released ovum is not fertilization। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंस्ट्रुएशन यूजुअली तब होता है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता। इसके अलावा कुछ और बातें हैं, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इंडिकेटिव है प्रेगनेंसी का, लेकिन बहुत सारे और भी फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन नहीं होती, जैसे स्ट्रेस हो सकता है, पुअर हेल्थ हो सकती है, मैंने आपको बहुत सारे और भी कॉजेस बताए हैं, ध्यान रखेंगे। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद आती है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में नाम से ही समझ आता है, फॉलिकुलर फेज मतलब फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा इस फेज में। ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल जो था वो डेवलप होगा और फुल्ली मैच्योर फॉलिकल बनाएगा, जिसे कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। एंड उसी समय साइमल्टेनियसली मैंने कहा दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं, इधर से फॉलिकल डेवलप हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, उधर एंडोमेट्रियम रिपेयर हो रही है। एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस रीजनरेट्स, जो एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन है वो इसे रीजनरेट करता है। दीज चेंजेस इन द ओवरी एंड द यूट्रस इंड्यूस्ड बाय द चेंज इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी। इसकी वजह से पिट्यूटरी हार्मोन्स जो होते हैं, इससे आप डायरेक्ट इसको रिलेट कर सकते हैं कि इधर से फॉलिकल मैच्योर होगा। फॉलिकल का डेवलपमेंट जब होता है, डेवलपमेंट जो होता है प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी और टर्शियरी से ग्राफियन फॉलिकल, इधर एस्ट्रोजन बढ़ता है और एस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक देता है। एस्ट्रोजन गिव्स द पॉजिटिव फीडबैक, एस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक देता है किसको? एफएसएच और एलएच दोनों को। इसका मतलब जब ग्राफियन फॉलिकल बन चुका होगा उसी दिन एफएसएच और एलएच भी हाई लेवल पे पहुंच चुके होंगे। यही कहानी कहती है। अगर आप देखो ओवेरियन हार्मोन के साथ द सीक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स एलएच एंड एफएसएच इंक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज एंड स्टिमुलेट द फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज द सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ रहा है, एस्ट्रोजन के साथ साथ एफएसएच और एलएच का भी लेवल बढ़ रहा है। जब एलएच और एफएसएच अपने पीक पर पहुंचते हैं, इधर देखो, इधर कह रहे हैं एलएच एफएसएच अपने पीक पे पहुंचते हैं मिडिल ऑफ द साइकिल में, तो वो डे होता है 14th डे। 14th डे पर ये अपने पीक पर होते हैं और इसी दिन ओव्यूलेशन होता है। रैपिड सीक्रेशन ऑफ एलएच कॉजेस इट्स मैक्सिमम लेवल मिड ऑफ द साइकिल में। एलएच सर्ज इंड्यूस करता है रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल और फिर होती है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन इज फॉलोड बाय ल्यूटियल फेज व्हिच इज इन व्हिच द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। ये जो ग्राफियन फॉलिकल था, मैच्योर फॉलिकल था, ये रप्चर करता है, ओव्यूलेशन होती है, ओवम बाहर निकल जाता है और जो बचा कुचा पार्ट होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, इसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है जो मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम को प्रेगनेंसी के लिए। सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इंप्लांटेशन, इंप्लांटेशन के लिए, फर्टिलाइज्ड होम के लिए बहुत जरूरी है उसे मेंटेन करना, और प्रोजेस्टेरॉन ये काम बखूबी करता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। प्रेगनेंसी के दौरान ये सारी साइकिल रुक जाती है, मतलब अगर फीमेल में मेंस्ट्रुएशन नहीं हुई इसका मतलब प्रेगनेंसी हो गई है नॉर्मली। देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाएगा और फिर यहां से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ड्रास्टिकली डिक्रीज कर जाता है। तो इन ह्यूमन बीइंग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस अराउंड 50 ईयर, जिसे मेनोपॉज कहा जाता है। टर्म याद रखेंगे, मेनोपॉज क्या होता है। अगला पॉइंट कहता है साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्क टू मेनोपॉज। फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है बिगिन होती है प्यूबर्टी के टाइम से और एंड होती है मेनोपॉज पे। तो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये जो इवेंट्स है वो सारी फेजेस मैंने आपको सबसे पहले डायग्राम से सारी समझा दी है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। आप एनसीईआरटी के डायग्राम को भी आप देखो और समझ सकते हो। पूरी की पूरी साइकिल को आप डायग्रामेटिकली भी समझ सकते हो। देखो जरा ध्यान से, पूरी साइकिल को डायग्राम के थ्रू भी समझाया गया। आप देखो यहाँ पे पिट्यूटरी हार्मोन दिखाए गए हैं, एक हार्मोन यहाँ दिखा है ए हार्मोन। ए हार्मोन को आप देखें, ये जो मैं सबसे पहले बना रहा हूँ ये ए हार्मोन है, ये है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कुछ इस तरीके का लेवल शो करता है। एलएच का लेवल आप देखो, एलएच और एफएसएच ये दोनों ही 13th से 14th डे के दिन ये बढ़े हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये एलएच और एफएसएच दोनों ही हार्मोन बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इसे मैं कह रहा हूँ एलएच बी वाले को और ए वाले को मैं कह रहा हूँ एफएसएच। तो हार्मोनल लेवल आपको ध्यान में रखना है, डेज आपको ध्यान में रखना है, 1 से लेकर के ये 3 लिखा है, ये 5 डे, ये 7 डे, ये 9 डे, ये 11 डे, ये 13 डे, ये 14th डे ओव्यूलेशन डे, ये 15, 16, 17 से लेकर के 21 और ये 28, 29 डेज। फीमेल की इस पूरी साइकिल के दौरान आप देखोगे कि किस तरीके से हार्मोन का लेवल अफेक्ट हो रहा है। एक ऐसा हार्मोन है एस्ट्रोजन जो 2 बार पीक लेवल पे आता है। ये 2 बार पीक लेवल पे आता है। एस्ट्रोजन की पीक आप देखो 2 बार आ रही है, 2 बार। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा हार्मोन 2 बार राइज करता है, बताओगे? एस्ट्रोजन ट्वाइस इंक्रीज करता है, ओव्यूलेशन के टाइम पे भी, ओव्यूलेशन के बाद भी। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन होता है जो केवल ओव्यूलेशन के बाद हाई होता है। ये केवल ओव्यूलेशन के बाद हाई होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ओव्यूलेशन से पहले की फेज प्री ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेशन के बाद पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। आप देख सकते हो यहां मेंस्ट्रुएशन हो रही है, यहां मेंस्ट्रुएशन, ये है मेंस्ट्रुअल फेज जहां रप्चर हो रही है एंडोमेट्रियम की 3 से 5 दिन तक। उसके बाद वापस फिर से उस लेयर को रिपेयर किया जा रहा है, टूटी हुई लेयर रिपेयर हो रही है, एस्ट्रोजन उसे रिपेयर करके वापस नॉर्मल बना रहा है। अरे नॉर्मल तो हो गई, लेकिन अब फिर इसे मेंटेन करने के लिए, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए इसके अंदर ग्लैंडुलर एक्टिविटी और न्यूट्रिएंट सिंथेसिस बढ़ानी है। इसकी ग्लैंड एक्टिविटी, इसकी न्यूट्रिएंट सिंथेसिस बढ़ानी है। ग्लैंडुलर एक्टिविटी बढ़ानी है, न्यूट्रिएंट सिंथेसिस बढ़ानी है, न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट बढ़ानी है। इसके लिए यहाँ पे एस्ट्रोजन काम करता है प्रोजेस्टेरॉन के साथ मिलकर। देखो ये प्रोजेस्टेरॉन हुआ और ये एस्ट्रोजन, ये दोनों हार्मोन मिल करके इंडोमेट्रियम की वॉल में काम कर रहे हैं। एस्ट्रोजन सेल डिवीजन करता है, प्रोजेस्टेरॉन न्यूट्रिएंट बढ़ाता है। तो दोनों प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन दोनों ओव्यूलेशन के बाद हाई रहते हैं। बट ओव्यूलेशन से पहले की बात अगर हम करें तो ओव्यूलेशन के टाइम पर अगर देखो या ओव्यूलेशन से पहले देखोगे तो केवल एस्ट्रोजन बढ़ा हुआ है, प्रोजेस्टेरॉन उस समय शांत है। इस समय प्रोजेस्टेरॉन लोअर लेवल पे है और एस्ट्रोजन हायर लेवल पे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मैंने आपको बताया था जैसे जैसे फॉलिकल ग्रो करता है, फॉलिकल की ग्रो के साथ एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ता जाता है।
तो जैसे जैसे फॉलिकल ग्रो करेगा एस्ट्रोजन बढ़ेगा, जैसे जैसे फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन का सोर्स होती है। तो ये ओवरी के हार्मोन और पिट्यूटरी के हार्मोन को कंपेयर किया हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे पूरा ओवरी के अंदर क्या इवेंट चल रही है और ये आप देख रहे हो एंडोमेट्रियम में क्या चल रहा है। तो हार्मोनल लेवल पे जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं उन पॉइंट्स से इन डायग्राम्स को आप समझने की कोशिश कर लेंगे। एक एक बात क्लियर होनी चाहिए। पूरे साइकिल को आप अपने दिमाग में लेकर के चलेंगे। जब भी आप सोचेंगे इस पूरे साइकिल को अपने दिमाग में लेकर के चलेंगे, इस साइकिल को अपने दिमाग में लेकर के चलेंगे। कैसे लेकर के चलेंगे ध्यान से सुन ले एक बार और, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जरूर करूंगा। ये देखें, मैंने कहा एक तरफ आप डेज को याद कर लें, एक तरफ डेज को याद कर लें, 1 से शुरू करें, 0 से शुरू करें और 28 दिन तक यहां लिख लें। बीचों बीच में 14th डे लिख लें। 14th डे बिल्कुल बीचों बीच हो गया। यहां पे हम बात कर लें पिट्यूटरी हार्मोन्स की। पिट्यूटरी हार्मोन्स की एक हमारे पास होगा FSH और दूसरा होगा LH और दूसरे होंगे हमारे ओवेरियन हार्मोन्स और ओवेरियन एक्टिविटी। ओवेरियन हार्मोन्स में एक हमारा होगा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। होता क्या है फीमेल के केस में, ओव्यूलेशन होता है इस 14th डे। ओव्यूलेशन यहां हो रहा है। तो यहां पे देखेंगे कह रहे 1 2 3 4 और 5 दिन तक मेंस्ट्रुअल फेज होती है। यहां क्या हो रहा है, यहां मेंस्ट्रुएशन हो रही है। क्या हो रही है, इधर मेंस्ट्रुएशन चल रही है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है। ये ब्लीडिंग वाला टाइम है। रप्चर ऑफ एंडोमेट्रियम, ब्लीडिंग चल रही है यहाँ पे ब्लीडिंग चल रही है फीमेल की एंडोमेट्रियम में। यहाँ पे रप्चर वाला टाइम है ये, जब फीमेल ब्लीड कर रही है। ये ब्लीडिंग वाला टाइम है। ये देखो ये ब्लीडिंग है, मतलब कॉर्पस ल्यूटियम पिछला वाला डिजेनरेट कर गया और नए फॉलिकल के बनने की शुरुआत हो गई अब। और उस टाइम पे जब ये रप्चर हो जाता है उसके बाद रिपेयर करना शुरू करता है एंडोमेट्रियम अपने आप को। तो ये जो रिपेयर चल रहा है वो एस्ट्रोजन की वजह से कर रहा है। इसका मतलब एस्ट्रोजन यहाँ पे हाई रहेगा। एस्ट्रोजन धीरे धीरे यहाँ इंक्रीज करेगा। एस्ट्रोजन का लेवल पहले धीरे धीरे कम रहेगा, इंक्रीज होगा, हाई हो जाएगा 14 डे आते आते। और ओव्यूलेशन के बाद ये एंडोमेट्रियम की ग्लैंडुलर एक्टिविटी भी बढ़ेगी, इसकी थिकनेस भी बढ़ेगी। इन सब को मेंटेन करेगा कौन, यहाँ पे आता है कौन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों बढ़े होंगे। एंडोमेट्रियम को यहाँ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों बढ़े होंगे। और इससे पहले आप देखो एस्ट्रोजन ओव्यूलेशन से पहले केवल एस्ट्रोजन बढ़ा है। इसका मतलब अगर हम डायग्राम में अगर हम डायग्राम को फॉलो करें तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ओव्यूलेशन के बाद इंक्रीज करेंगे, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल। और वहीं एस्ट्रोजन के लेवल की अगर मैं बात करूं तो एस्ट्रोजन का ऐसा हार्मोन होगा जो पहले बढ़ेगा और फिर बाद में भी बढ़ेगा, जो ओव्यूलेशन से पहले भी इंक्रीज होता है और बाद में भी इंक्रीज होता है। कौन सा हार्मोन जिसकी 2 बार राइज हो रही है, ये देखो ये वाला जो हार्मोन है जिसकी 2 बार राइज हो रही है ये है एस्ट्रोजन। और कौन सा हार्मोन जो केवल ओव्यूलेशन के बाद राइज करता है वो है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन कहां से आ रहा है मेनली, ये प्रोजेस्टेरॉन मेनली आ रहा है कॉर्पस ल्यूटियम से। और ये जो एस्ट्रोजन है इसका मेन सोर्स है यहाँ देखो फॉलिकुलर सेल्स। कह रहे हैं जब फॉलिकल डेवलप हो रहा है तो वही फॉलिकुलर सेल्स मेनली एस्ट्रोजन रिलीज कर रही है ओव्यूलेशन से पहले और ओव्यूलेशन के बाद एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों रिलीज कर रही है, जिसमें से मेनली प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो रहा है। और वहीं पिट्यूटरी हार्मोन की बात करूं तो FSH का और LH का लेवल आप देखो 14th डे के आसपास दोनों हार्मोन्स इंक्रीज करते हैं। 14th डे के आसपास ये दोनों हार्मोन्स इंक्रीज करते हैं। एक हार्मोन हो गया FSH, दूसरा हो गया LH। तो ये है हमारा LH और ये है FSH। तो हार्मोन के लेवल पे क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, इसलिए इस ग्राफ को आप NCERT के थ्रू जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए एक बार समझ लें अच्छे तरीके से, क्या कौन कब कैसे रिलीज हो रहा है। कुछ क्वेश्चंस करते चलेंगे, 1-2 सवाल लगाते चलेंगे और आपका खेला समाप्त होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल का उम्मीद करता हूं एक बात आपको समझ आ गई होगी। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोथ LH एंड FSH अटेन द पीक लेवल। देखो पहला ही सवाल आ गया हार्मोन के लेवल से, LH एंड FSH कब पीक लेवल। तो मैंने बताया था ओव्यूलेशन के टाइम पे, नियर द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, याद रखेंगे, नियर और ऑन द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के करीब पहुंचते पहुंचते ये हाई हो जाते हैं दोनों के दोनों। 14th डे मतलब आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइक्लिक चेंजेस दैट अकर इन यूट्रस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन से साइक्लिक चेंजेस होते हैं, कौन सी लेयर में चेंजेस होते हैं। तो आपने देखा था पेरीमेट्रियम की लेयर कांस्टेंट रहती है, मायोमेट्रियम की लेयर कांस्टेंट रहती है। जो फर्क पड़ता है वो फर्क पड़ता है एंडोमेट्रियम, सबसे अंदर की लेयर होती है, केवल उसी में रप्चर और रिपेयर होता है। तो एंडोमेट्रियम में सबसे ज्यादा साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, एंडोमेट्रियम। आंसर बनाएंगे सेकंड ऑप्शन, एंडोमेट्रियम विल बी द आंसर। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट कौन है भाई, देखिए हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ट्रिगर्स द ओव्यूलेटरी सर्ज। हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन कह रहे हैं ओव्यूलेशन के टाइम पे अगर एस्ट्रोजन हाई है तो वो ओव्यूलेशन को सर्ज को प्रमोट कर सकता है। oogonal cells स्टार्ट प्रोलिफरेशन गिव राइज टू फंक्शनल ओवा इन रेगुलर साइकिल्स फ्रॉम प्यूबर्टी। तो oogonal cells नहीं होती, oogonia ट्रांसफॉर्म हो जाती है ऊ साइट में, तो ये चीज रॉन्ग हो जाती है, ऊ साइट में ये रॉन्ग हो जाती है। स्पर्म्स रिलीज फ्रॉम सेमिनल रेस्टिकुला हाईली मोटाइल रॉन्ग हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन लेवल इज हाई ड्यूरिंग पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, आंसर 4 है। कह रहे हैं यहाँ पे ओव्यूलेशन को ट्रिगर करने के लिए एस्ट्रोजन डायरेक्टली इन्वॉल्व, तो आप लिखेंगे नहीं, यहाँ पे जो मेन रोल होता है LH का होता है। LH सर्ज इज द कॉज ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का कॉज कौन होता है, LH सर्ज होता है, तो ये रॉन्ग हो गया। फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाता है। ड्यूरिंग ओव्यूलेशन एस्ट्रोजन इज हायर देन प्रोजेस्टेरॉन। ओव्यूलेशन के टाइम पे एस्ट्रोजन हायर होगा देन प्रोजेस्टेरॉन, ये सही है। प्रोजेस्टेरॉन इज हायर देन एस्ट्रोजन रॉन्ग है, बोथ हाई रॉन्ग है। मतलब हमारे पास एस्ट्रोजन के टाइम ओव्यूलेशन के टाइम पे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ रहता है, जैसा कि हमने ग्राफ में देखा था। सीक्रेटरी फेज मतलब ल्यूटियल फेज मतलब कॉर्पस ल्यूटियम काम कर रहा है, मतलब प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई होगा। ये वो फेज है सीक्रेटरी फेज जिसे हम कहते हैं ल्यूटियल फेज, विच लास्ट फॉर 13 to 14 डेज। नॉर्मली ये 14 दिन की ही होती है ल्यूटियल फेज। आंसर लिख देंगे फोर्थ ऑप्शन। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, अगर साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल मान लो 32 दिन की है, 32 डेज की है, तो बताओ ओव्यूलेशन डे कितने दिन का था। ओव्यूलेशन डे बताएं, व्हाट विल बी द ओव्यूलेशन डे ऑफ द फीमेल साइकिल। ध्यान रखेंगे 32 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन कौन से दिन। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मिड ऑफ द साइकिल। सर ने पढ़ाया मिड ऑफ द साइकिल मतलब 16वें दिन होना चाहिए, गलत है, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान रखेंगे जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ओव्यूलेशन डे का क्वेश्चन पूछा जाए तो ओव्यूलेशन डे का मतलब OD इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के नंबर ऑफ डेज माइनस 14 डेज। क्यों, क्योंकि 14 डेज का मतलब ल्यूटियल फेज जो होती है वो हमेशा 14 दिन की या 13 से 14 दिन की होती है, यूजुअली 14 डेज की होती है, इसलिए हम इसे लिखेंगे 32 - 14 वो हो जाएगा 18th डे। तो ओव्यूलेशन डे कौन सा हुआ, ओव्यूलेशन डे विल बी टोटल डेज माइनस 14। बस यही ध्यान रखेंगे, साइकिल 40 दिन की है, ओव्यूलेशन 26वें दिन 26th डे होगा। -14, 40 - 14, 40 - 14 इज इक्वल टू 26, 32 - 14 इज इक्वल टू 18। तो जितने दिन की साइकिल है माइनस कर दे 14, क्योंकि सीक्रेटरी फेज ऑलमोस्ट 13 से 14 दिन की ही होती है, ये फिक्स है, ये यूजुअली फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है।
तो इसी के साथ देखा आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल का ABCDEFG हमने कंप्लीट कर लिया है। आज का डिस्कशन समाप्त करते हैं। एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है आपको, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से एक बार रीड कर लें क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, मेनली हार्मोनल कंट्रोल पे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए एक बार जरूर अच्छे से ढंग से पढ़ें और उसे समझने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लास नोट चाहिए। बाकी आपको डीपीपी और क्वेश्चंस तो लगाने ही है और पढ़ाई करते रहना है। नेक्स्ट क्लास में हम फर्टिलाइजेशन की इवेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, एम्ब्रियो बनाएंगे क्योंकि अब हमारा मेजर पार्ट कंप्लीट हो गया है। गैमीट बन चुके हैं, स्पर्म बन चुका है, ओवम बन चुका है, अब हमें क्या करना है, फर्टिलाइजेशन करके एम्ब्रियो बनाना है। मतलब अगली क्लास में हम एम्ब्रियो बनाएंगे, इंप्लांटेशन करेंगे, बच्चे के पैदा होने का समय हो रहा है बच्चों। जो काम 9 महीने में होता है वो हम 2 क्लास में करने वाले हैं। अगली 2 क्लास में कहानी हो जाएगी कंप्लीट। तो पढ़ते रहे, मुस्कुराते हैं, खूब दिल लगा के पढ़ें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखें, क्वेश्चन पढ़ते रहे, एनसीईआरटी पढ़ते रहे, नीट 2024 तक हर दिन आपके लिए एग्जामिनेशन डे मान के चले, पूरी जी जान लगा करके पढ़ें, पढ़ते जाएं और नीट फोड़ करके आए। यही उम्मीद है। इसी के साथ विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।